आरव। रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। आरव की आंखें खाली थी, जैसे कि वो पूरी तरह से अनीशा के अधीन था, जबकि उसके सामने अनीशा के चेहरे पर कभी खुशी थी, कभी लाली। सभी तरह के भाव अलग अलग थे। ये देखकर मंच के नीचे बैठे दर्शक आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाने लगे। ये दोनों लोग पहले से ही 2 घंटे से ज्यादा समय से प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। अभी किसका पलड़ा भारी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आरव के चेहरे पर शुरू से ही बेजान भाव था और ऐसा लग रहा था कि सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर अनीशा उस पर नियंत्रण कर रही है। लेकिन फिर भी अभी तक विजेता का फैसला नहीं हुआ है। सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर अनीशा के चेहरे पर भाव बहुत ही ज्यादा है और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर हो क्या रहा है। इस तरह का मैच बहुत बोरिंग होता है। हम देख भी नहीं पाते कि वे कैसे लड़ रहे हैं। वे दोनों बस एक दूसरे को घूर रहे हैं। 2 घंटे से ज्यादा समय से घूर रहे हैं। भ्रम के साथ द्वंद्व कभी कभी मार्शल आर्टिस्ट के बीच की लड़ाई से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अपनी कमजोर ताकत के साथ एक बार जब आप सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर अनीशा के भ्रम में आ जाते हैं, तो वो आपको एक झटके में बेवकूफ बना सकती है। इस बारे में बात करते हुए जिस बहुप्रतीक्षित लड़ाई का सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो इस समय पूरी तरह से उबाऊ हो गई। दोनों लोगों ने शुरू से लेकर अब तक सिर्फ एक ही चाल चली, फिर ऐसी स्थिति में आ गए कि वे बस एक दूसरे को घूरते रहे। अगर वे बस एक दूसरे को घूरते रहे तो ठीक था। अगर आरव को अनीशा ने नीचे गिरा दिया तो उसे हर तरह के बदसूरत व्यवहार दिखाने चाहिए, या अगर अनीशा का भ्रम आरव को कुछ नहीं कर पाया और उसने जीत हासिल कर ली, फिर हर कोई इन 2 तरह के नतीजों को स्वीकार कर सकता था। लेकिन जोड़ी को पूरे समय गतिरोध में रहना था। इसके अलावा दोनों लोगों की परिस्थितियां बहुत अजीब थी, जिससे सभी को पता ही नहीं चला कि अब तक किसका पलड़ा भारी था। अचानक से अनीशा ने मंच पर एक दबी हुई कराह दी और कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ी। इस समय आरव की आंखें भी साफ हो गई। उसने अनीशा की ओर हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, अनीशा, शुक्रिया। आरव ने जानबूझकर अनीशा शब्द का उच्चारण बढ़ा दिया, जिससे सुनने पर यह अजीब लगे। अनीशा की आत्मा शक्ति अब बहुत थक चुकी थी और अब उसमें फिर से लड़ने की ताकत नहीं थी। उसने अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए आरव को देखा। उसके दिल में शर्म और क्रोध भर गया। अभी अभी भ्रम की दुनिया में उसने वास्तव में आरव के साथ जीवन भर बिताया और यहां तक कि उसके वंश को आगे बढ़ाने में भी मदद की। यह बस अभूतपूर्व शर्म और अपमान था। शर्म और क्रोध के बाद अनीशा के दिल में नफरत बहुत बढ़ गई। आरव को देखते हुए उसकी निगाहें हत्या के इरादे से भर गई। भले ही ये केवल मायावी दुनिया के अंदर था, लेकिन उसकी पवित्रता के कलंकित होने का ऐसा एहसास अभी भी छाया की तरह पीछे पीछे चल रहा था। अनीशा ने कभी नहीं सोचा था कि इस व्यभिचारी के पास मायावी कला के मामले में इतनी उच्च उपलब्धियां होंगी। वो अभी तक ये नहीं समझ पाई थी कि कैसे दोनों पक्षों ने चुपचाप भूमिकाएं बदल ली और कैसे आरव ने उसे बोर्ड के अंदर खींच लिया। इस तरह का तरीका बस अकल्पनीय था। किसी को यह जानना ही था कि ये मायावी दुनिया पहले अनीशा ने ही बनाई थी। आरव ने वास्तव में उस मायावी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जिसे उसने अनजाने में स्थापित किया था, और यहां तक कि उसे अंदर भी ले आया। उसे एक लक्ष्य बना दिया जिसे दूसरा पक्ष अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से हेरफेर कर सकता था। अनीशा ने घृणा में अपने दांत पीस लिए और चाहा कि वो आरव की हड्डियों को पीसकर धूल में मिला दे और उन्हें हवा में बिखेर दे। आरव, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। अगर तुमने मायावी दुनिया के अंदर के मामलों के बारे में बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मरने पर मजबूर कर दूंगी। अनीशा ने चेतावनी देने के लिए अपनी आतंरिक आवाज भेजी। आरव ने जवाब दिया, मुझे एक बीमारी है, वो ये कि मैं डरना बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार तुम मुझे डरा दोगे तो मेरा मुंह चलने लगेगा और बाहर की दुनिया को कुछ भी बता देगा। अनीशा समझे। अनीशा का चेहरा बदल गया। तुम मुझे धमकाने की हिम्मत कैसे करोगे?
मैं अनीशा को धमकाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? सीनियर, पहले तो साफ तौर पर अनीशा ही मुझे धमका रही थी। आरव ने जानबूझकर अनीशा शब्द का उच्चारण फिर से घसीटा। अनीशा बेहोश होने की कगार पर थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, कुछ ज्यादा उत्पटांग चीजें मत मांगो, उसके बारे में सोचना भी मत। यह सुनकर आरव ने गंभीर होकर बोला, सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर अनीशा, अपनी सोच बदलो, मेरा आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी डॉट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो रास्ते में आने वाली हर लड़की को देखकर लाल टपकाऊं। मेरे बारे में इसी तरह का सोच विकसित करना आपकी निम्न चिंता धारा का परिणाम है। सीनियर, खुद की सोच बदलो। दुनिया में हर लड़का रावण नहीं होता है, इसीलिए किसी के ऊपर राय बनाने से पहले थोड़ा टाइम लो। और भ्रामक दुनिया की बात करें तो मेरे ऊपर आप किसी लड़की को जिस तरह से खड़ा किया, क्या यह आपका महिलाओं के प्रति अच्छी नजरिया है? शायद आप भूल गए हैं आप खुद एक लड़की है। सीनियर अनीशा, भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तभी जब मैं आपकी भ्रामक दुनिया की कंट्रोल को मैं अपनी हाथ पे लेने के बाद आपके साथ कुछ ऐसी बैसी हरकत नहीं की। आपको मैं कोई 5-10 पुरुषों के पास नहीं भेजी। अभी आरव थोड़ा गुस्से में आ गई थी, इसलिए आतंरिक आवाज के जरिए अनीशा मानसिंह को फटकार लगाई। बेशक ये आवाज और किसी को नहीं सुनाई दे रही थी। आरव की फटकार को सुनकर अनीशा शर्मसार हो गई और अपना सर झुका ली, लेकिन आरव के प्रति उसकी गुस्सा 1% भी कम नहीं हुआ था। फिर एक पल बाद अनीशा ने धीमी आवाज में आतंरिक आवाज के साथ पूछा, तुम्हारा शर्त क्या है, बताओ। यह सुनकर आरव ने अपना सामान्य व्यक्तित्व में लौटा और मुस्कुराते हर बोला, सीनियर, अब भ्रम की दुनिया में मुझे जैसे डियर रव बुलाते थे, एक बार बुलाओ। डियर आरव ठीक वही शब्द था जिसे अनीशा भ्रम की दुनिया में आरव को प्यार से संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करती थी। उस समय वे दोनों गोंद और लाह की तरह अविभाज्य थे, एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़े हुए थे और एक साथ बेहद चिपचिपे थे। लेकिन अनीशा से यह कहने के लिए कहना वास्तव में उसे मारने से भी बदतर था। लेकिन कहां आरव अनीशा को सस्ते में छोड़ने वाला था। आरव ने जो पहली छाप छोड़ी वो उसे एक व्यभिचारी व्यक्ति की तरह लगी। अब जबकि वो भी भ्रम की दुनिया में आरव के साथ ऐसी अश्लील हरकतें करता था, अनीशा चाहती थी कि वो उसे मार दे। वो संबोधन का ऐसा भावशून्य रूप कैसे पुकार सकती थी? तुम सपने देखो। ओह, बुला नहीं रहे हो तो भूल जाओ, मुझे भी कोई परवाह नहीं है। बाद में मैं कुछ साथी भाइयों ढूंढूंगा जिनसे बात करूंगा। मेरा मानना है कि बहुत से लोग ये जानने के लिए बेताब है कि आज मंच पर क्या हुआ। तुम, ठीक है, मैं बुलाता हूं। हां, मैं सुन रहा हूं। डियर आरव। हालांकि ये आतंरिक वॉइस ट्रांसमिशन था, लेकिन अनीशा की आवाज मच्छर की भिनभिनाहट जैसी थी। तुमने क्या कहा? मैंने नहीं सुना। अनीशा इतनी क्रोधित थी कि उसका प्यारा शरीर कांपने लगा, लेकिन उसके पास डियर आरव पुकारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बार आवाज तेज थी, सिवाय इसके कि यह बिल्कुल भी वैसी नहीं लग रही थी जैसी भ्रम की दुनिया में थी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले से ही उस तरह की भावना की कमी है, इसे सुनने से कोई स्वाद नहीं मिलता, फिर भी इसे जाने दो, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। आरव ने बस एक पल की शरारत की और अनीशा के साथ एक शरारत की। आखिरकार वे एक ही संप्रदाय के थे। आरव बहुत दूर नहीं जा सकता था और इसलिए बस इसे ऐसे ही रहने देना चाहिए। आरव को स्पष्ट रूप से पता था कि अनीशा तब से उससे नफरत करेगी, लेकिन उसे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरों के लिए अनीशा के भ्रम बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन आरव के लिए उसके भ्रम में कोई खतरा नहीं था। अनीशा उठने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन फिर भी उसके घुटने थोड़े कमजोर महसूस कर रहे थे। हालांकि वो वही जिद्दी होकर खड़ी रही और आरव को घूरते हुए बोली, हार का मतलब हार है, शुक्रिया अदा करने की क्या बात है। बात खत्म करते हुए अनीशा थोड़ी मुश्किल से मंच से नीचे उतरी। दर्शकों ने जिद्दी अनीशा को देखा और फिर मंच पर आरव को देखा। वे दोनों को अवाक होकर देखते रहे। सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर अनीशा, जो हमेशा मायावी कलाओं पर भरोसा करके विजयी होती थी, क्या वो वास्तव में ऐसे ही हार गई? ऐसा लग रहा था जैसे आरव पूरी तरह से ठीक था। अरे, सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर अनीशा की आत्मा शक्ति इतनी अधिक समाप्त हो गई है। आरव पूरी तरह से ठीक क्यों लग रहा है? भले ही वो सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर अनीशा को जीत ले, लेकिन उसे थोड़ी सी भी आत्मशक्ति खर्च किए बिना नहीं जीतना चाहिए, है ना? हाँ, मुझे भी ये अजीब लगता है। आरव स्पष्ट रूप से भ्रम में पड़ गया।
लेकिन बीच के हिस्से में उसकी आंखें खाली हो जाने के अलावा ऐसा लगता है कि शुरुआत और अंत में कोई अंतर ही नहीं था। ऐसी स्थिति वाकई बहुत अजीब है। क्या तुम मूर्ख हो? मैंने सुना है कि आरव एक कीमियागर भी है। शायद आत्मिक शक्ति पर उसकी सिद्धियां सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर अनीशा से भी ज्यादा अद्भुत है। तुम मूर्ख हो। मैं भी अंधा नहीं हूं और आरव के पहने हुए बैज को देख सकता हूं। बस इतना है कि उसका बैज सिर्फ निम्न श्रेणी का कीमिया मास्टर है। भले ही वो मध्य चरण के आत्मा संघनन क्षेत्र में पहुंच जाए, लेकिन उसकी आत्मा शक्ति सिर्फ मध्य श्रेणी की कीमिया मास्टर ही होगी। सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर अनीशा के साथ युद्ध लड़ने के बाद बिना किसी उपभोग के कैसे संभव है? ये आरव वाकई विचित्रता से भरा हुआ है। वास्तव में आरव ने अपनी लगातार जीत की गति को जारी रखा और एक बार फिर एक शीर्ष 3 प्रतिद्वंदी को हराकर यथास्थिति में उलटफेर कर दिया। अनीशा, जिसके पास पारलौकिक भ्रमकारी कलाएं थी, वो आरव से ऐसे ही बेवजह हार गई। कोई नहीं जानता था कि भ्रम की दुनिया में इस जोड़ी ने किस तरह की प्रतिस्पर्धा का अनुभव किया। दोनों पक्षों ने अपना मुंह कसकर बंद रखा। दूसरी तरफ ईशान और मांझी का मैच बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। बिना किसी आश्चर्य के ईशान ने मांझी को हरा दिया। अंतिम राउंड आरव बनाम ईशान। आरव के फाइनल में प्रवेश करने की खबर ने न केवल शिष्यों में भारी हलचल मचाई, बल्कि 10 राज्य संगठन के उच्च पदस्थ लोगों में भी हलचल मच गई। लेकिन उन शिष्यों से अलग ये सभी बुजुर्ग जानते थे कि कीमिया दांव में आरव की उपलब्धियां बहुत उल्लेखनीय थी। एक ही समय में कीमिया दांव और मार्शल दांव में ऐसी शानदार उपलब्धियां हासिल करने के बाद क्या ये लड़का इंसान भी है? ऐसे समय होते हैं जब मानवीय शक्ति काम नहीं आती। मुझे वास्तव में नहीं पता कि आरव के पीछे का गुरु कैसा अस्तित्व है। आरव जैसे विचित्र अस्तित्व को वास्तव में कैसे उभारा जा सकता है? चाहे वो कैसा भी अस्तित्व क्यों न हो, वो ऐसा अस्तित्व नहीं है जिसे हमारा 10 राज्य संगठन समूह भड़का सकता है। मुझे लगता है कि आरव का ये गुरु संभवतः अंतहीन दुनिया के कुछ शीर्ष प्राणियों में से एक है। वो भगवान शायद जल्द ही दिव्य क्षेत्र में चढ़ने वाला है, इसलिए आरव को अचानक से पकड़ लिया गया। अपने उत्तराधिकारी के रूप में शिष्य को खोजने का आवेग। हालांकि गुरु शिष्य को दीक्षा देते हैं, लेकिन उनका कौशल उनके स्वयं के प्रयासों पर निर्भर करता है। आरव के लिए इस तरह के चौंकाने वाले सुधार के लिए ये उसकी अपनी कड़ी मेहनत से अविभाज्य है, हॉल हेड चंद्रकांत ने कहा। संप्रदाय गुरु पुरुषोत्तम गोस्वामी ने सिर हिलाया। यह स्पष्ट था कि उनका निर्णय हॉल हेड चंद्रकांत के समान ही था। आरव की पहचान इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकती थी। वो शामगर राज्य का नागरिक था। अंतहीन दुनिया में केवल उन कुछ सबसे मजबूत व्यक्तियों में ही आरव जैसी प्रतिभा को सिखाने की क्षमता है। इसके अलावा जिस तरह से उस महान व्यक्ति ने शिष्यों को पढ़ाया, वो दूसरों से अलग था। वो आरव को अपने साथ नहीं लाया, उसने बस उसे उसकी सभी क्षमताएं सिखाई, फिर आरव को स्वतंत्र रूप से घूमने दिया। बेशक यह भी हो सकता है कि वो विशेषज्ञ हर समय आरव की निगरानी कर रहा था, लेकिन एक ऐसा अस्तित्व जो पसंद करता है, जब तक वो दूसरों के द्वारा उसे खोजे जाने की इच्छा नहीं रखता, तब तक दूसरे लोग उसे कभी नहीं खोज पाएंगे। आपने जो कहा वो सही है। यहां तक कि एक अधिक राक्षसी प्रतिभा को भी अपने प्रयासों से ही प्राप्त किया जा सकता है। शामनगर राज्य में आरव के प्रदर्शन के साथ इस बच्चे की प्रतिभा और स्वभाव उत्कृष्ट है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि विशेषज्ञ उसे पसंद करेंगे। हालांकि उसके एक कदम से आसमान तक पहुंचने में 9 हेवन रोड ने बहुत योगदान दिया। आरव के व्यक्तित्व के साथ मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से मेरे 10 राज्य संगठन संप्रदाय को कुछ कृतज्ञता के साथ याद रखेगा। संप्रदाय गुरु पुरुषोत्तम गोस्वामी ने कहा। मार्शल हॉल हेड चंद्रकांत ने सहमति जताते हुए कहा, ये आरव शत्रुओं के प्रति जरा भी नरम नहीं है और अपने निकटस्थ लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उपयोग करने के लिए नहीं हिचकिचाता है। जब तक हम उसके हृदय को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करते, तब तक जब यह बालक भविष्य में समृद्ध होगा तो वो अवश्य ही कुछ सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। बस ऐसा लगता है कि वह स्वर्गीय आकाश संप्रदाय इन दिनों बहुत बेचैन हो रहा है। मुझे भी नहीं पता कि हम आरव के बड़े होने तक प्रतीक्षा कर सकते हैं या नहीं। स्वर्गीय आकाश संप्रदाय का उल्लेख करते हुए संप्रदाय गुरु पुरुषोत्तम गोस्वामी की भौहें भी थोड़ी सिकुड़ गई। उनकी आंखों में गहरी घबराहट दिखाई दे रही थी। उत्तरी क्षेत्र के असीम विस्तार की तुलना में दक्षिणी क्षेत्र को विशाल नहीं माना जाता था। यद्यपि संप्रदाय बड़ी संख्या में थे, लेकिन कुल मिलाकर उनका प्रबंधन 8 महान संप्रदायों द्वारा किया जाता था। 10 राज्य संगठन संप्रदाय इन 8 महान संप्रदायों में से एक था।
बस इतना ही है कि 10 राज्य संगठन संप्रदाय की ताकत इन 8 महान संप्रदायों में सबसे निचले पायदान पर ही आ सकती थी, जबकि ये स्वर्गीय आकाश संप्रदाय 8 महान संप्रदायों में सबसे अधिक ताकत वाला संप्रदाय था, क्योंकि वे सबसे मजबूत थे, वे अहंकारी थे। स्वर्गीय आकाश संप्रदाय की दबंगता के सभी तरीके दक्षिणी क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। विशेष रूप से हाल के कुछ वर्षों में स्वर्गीय आकाश संप्रदाय की विभिन्न गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसने 10 राज्य संगठन संप्रदाय जैसे कमजोर ताकत वाले संप्रदायों को स्वाभाविक रूप से परेशान कर दिया। एक संप्रदाय के स्वामी के रूप में संप्रदाय गुरु पुरुष स्वात्तम गोस्वामी के कंधों पर बाहरी लोगों द्वारा अकल्पनीय दबाव था। आरव की राक्षसी प्रतिभा के साथ जब तक उसे 10 साल का समय दिया गया, तब तक सोल सागर क्षेत्र में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उस समय आरव जैसे स्वर्ग विरोधी सोल सागर क्षेत्र के बिजली घर के साथ किले पर कब्जा करने के साथ 10 राज्य संगठन संप्रदाय शायद एक ही सीमा वाले महान संप्रदायों के बीच एक उच्च रैंक वाली ताकत बन जाएगा। फिर जाहिर तौर पर उन्हें अब खगोल विज्ञान से खतरे से डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन समस्या ये थी कि क्या स्वर्गीय आकाश संप्रदाय 10 वर्षों तक शांतिपूर्ण ढंग से विकसित होने के लिए 10 राज्य संगठन संप्रदाय को समय देगा या नहीं। संप्रदाय गुरु पुरुषोत्तम गोस्वामी ने एक फीकी आह भरी और कहा, बात यह है कि हमारे 10 राज्य संगठन संप्रदाय को अभी भी जल्द से जल्द एक और सोल सागर क्षेत्र बिजली घर की आवश्यकता है, वरना हम शायद कब्जे में लिए जाने के परिणाम से बच नहीं पाएंगे। हॉल हेड चंद्रकांत ने भी ये सुनकर आह भरी। उन्होंने असहाय होकर कहा, सोल सागर क्षेत्र, बात करना आसान है, लेकिन इसे करना स्वर्ग में चढ़ने जैसा कठिन है। मार्शल अंकल स्काई मैपल की असाधारण प्रतिभा के बावजूद वे केवल संयोग से सोल सागर क्षेत्र में पहुंचे। उस समय जब हमारा 10 राज्य संगठन समूह उत्तरी क्षेत्र से पलायन कर रहा था, तो उन लोगों ने हमारा पीछा किया जब तक कि स्वर्ग जाने का कोई रास्ता नहीं था और पृथ्वी में कोई द्वार नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप पर्पल माउंट तलवार कला के 2 खंडों का नुकसान हुआ। अन्यथा वर्तमान दक्षिणी क्षेत्र का स्वर्गीय आकाशीय समुदाय से क्या लेना देना है। किसी का आरंभ बिंदु ऊंचाई निर्धारित करता है। 1000 साल पहले 10 राज्य संगठन समूह ने बहुत बड़ा पलायन किया था, लेकिन संप्रदाय फोर्टिस साधना पद्धति के 2 खंडों को खो दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज के सदस्यों को लगता है कि सोल सागर क्षेत्र में प्रवेश करना स्वर्ग में चढ़ने जैसा कठिन था। अन्यथा 10 राज्य संगठन संप्रदाय की नींव के साथ भले ही उन्हें दक्षिणी डोमेन में खदेड़ दिया गया हो, ये इस हद तक नहीं होगा कि ये इतना निराशाजनक हो। और यद्यपि पर्पल माउंट तलवार कला अपेक्षाकृत पूर्ण थी, लेकिन खेती के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मार्शल दाओ खेती पद्धति के बिना कोई केवल देख सकता था, लेकिन पीछे जो था उसे खा नहीं सकता था। सौभाग्य से 10 राज्य संगठन संप्रदाय की नींव गहरी थी। हर पीढ़ी में कुछ ऐसे प्रतिभाशाली लोग थे जो 9 हेवन रोड पर तलवार की मंशा को समझकर या अपनी खुद की धारणा पर भरोसा करके सोल सागर क्षेत्र में जबरन प्रवेश कर जाते थे। स्काई मैपल उनमें से एक था। सिवाय इसके कि 9 हेवन रोड पर पर्पल माउंट तलवार मनसा को पूरी तरह से समझना कुछ ऐसा था जो लगभग असंभव था। खेती के तरीके और मार्शल तकनीक ऐसी चीजें थी जिन्हें ग्रंथों के माध्यम से व्यक्त किया गया था। तुलनात्मक रूप से ये जितना स्पष्ट और समझने में आसान होगा, उतना ही इसमें खेती करना भी आसान होगा। लेकिन तलवार के इरादे की पूर्णता के बारे में बात करने के लिए इसे सीधे समझना भी बेहतर होगा। साधना कौशल में प्रशिक्षण के दौरान चाहे कोई कितना भी प्रशिक्षित क्यों न हो, संस्थापक पूर्वज श्याम सुंदर नाथ के सच्चे इरादे को पूरी तरह से समझना असंभव था। लेकिन 9 हेवन रोड पर कोई भी उस अंतिम तलवार के माध्यम से इस सच्चे इरादे को पूरी तरह से समझ सकता था। हालांकि इस तरह की चीज को केवल समझा जा सकता था, वर्णित नहीं किया जा सकता था। भले ही आरव ने पर्पल माउंट तलवार मनसा को पूरी तरह से समझ लिया हो, लेकिन उसके लिए इसका अन्य को वर्णन करने का कोई तरीका नहीं था। अन्यथा हॉल प्रमुख चंद्रकांत और संप्रदाय गुरु पुरुष स्वात्तम गोस्वामी ने बहुत पहले ही आरव का अपहरण कर लिया होता और उसे हर दिन स्मृति से पर्पल माउंट तलवार कला लिखने के लिए मजबूर किया होता। बेशक उस कंडीशन में यह हो पाता अगर आरव के पास कोई मनगढ़ंत अद्वितीय गुरु नहीं होता तो। नहीं तो आरव को छूने की हिम्मत कौन करता। हर पीढ़ी सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकती है। बच्चों के इस समूह में वाकई कुछ बेहतरीन प्रतिभा है। जब तक वे परिपक्व होते हैं, हमारा 10 राज्य संगठन संप्रदाय निश्चित रूप से एक बार फिर से उभरेगा और हमें इन पुराने साथियों को उन्हें एक ऐसा माहौल प्रदान करना है जिसमें वे बड़े हो सकें।
संप्रदाय गुरु पुरुषस्वात्तम गोस्वामी ने गंभीर होकर कहा। हॉल प्रमुख चंद्रकांत ने सिर हिलाया और कहा, जरूर। संप्रदाय गुरु पुरुषस्वात्तम गोस्वामी की नजर फिर से दूर मंच पर पड़ी और उन्होंने पूछा, ईशान और आरव के बीच मैच के बारे में आप क्या सोचते हैं? भव्य प्रतियोगिता के बारे में सोचते हुए मार्शल हॉल प्रमुख चंद्रकांत भी बहुत अधिक सहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ईशान बिल्कुल भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरों को खुद को हारने की आजादी दे। भले ही उसकी सबसे मजबूत तलवार दांव को बंद कर दिया गया हो, वो अपनी बाहें नहीं मोड़ेगा और हारने का इंतजार नहीं करेगा। संप्रदाय गुरु पुरुषोत्तम गोस्वामी ने सिर हिलाया और कहा, मार्शल अंकल स्काईमेपल का एक अच्छा पोता है। इन 2 वर्षों में उसके सुधार की गति भी कुछ ऐसी है कि मैं उससे हीन महसूस करता हूं। ऐसा लगता है कि उसने 9 हेवन रोड पर जो बातें समझी थी वे मेरे से भी अधिक थी। तो आपका मतलब यह है, आप ईशान को अधिक पसंद करते हैं? जब वे युवा थे तब संप्रदाय गुरु पुरुषोत्तम गोस्वामी 10 राज्य संप्रदाय में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जो वर्तमान ईशान और तुषार के समान ही थे। लेकिन ईशान का सुधार संप्रदाय गुरु पुरुषोत्तम गोस्वामी की आंखों में दिखाई दे रहा था। उन दिनों स्वयं की तुलना में संप्रदाय गुरु पुरुषोत्तम गोस्वामी अपनी हीन भावना से कुछ लज्जित थे। हॉल प्रमुख चंद्रकांत ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, इसके विपरीत मुझे लगता है कि आरव इसके बजाय अधिक आशाजनक है। ओह, ऐसा क्यों है? ईशान की मेरी समझ के अनुसार इस बच्चे के पास अभी भी अन्य तुरुप के पत्ते होने चाहिए। लेकिन हॉल के मुखिया चंद्रकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सरल। आरव को सामान्य ज्ञान से नहीं मापा जा सकता। मैच अभी शुरू होना बाकी था, लेकिन मंच को पहले ही घेर लिया गया था। यहां तक कि पानी भी अंदर नहीं आ सकता था। मंच पर ईशान जमीन पर ध्यान लगा रहा था। उसकी टांगों पर एक लंबी तलवार क्षैतिज रूप से रखी हुई थी। टस्क टस्क। यह पहली बार है जब मैं सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान को मैच को इतनी गंभीरता से लेते हुए देख रहा हूं। वो वास्तव में 1 घंटे पहले ही मौके पर पहुंच गया। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। आरव की तलवार की नीयत बेहद शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि यह सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान को पूरी तरह से रोक सकती है। ऐसा मैच बहुत दमघोंटू होता है। अगर सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान इसे गंभीरता के साथ लेने का अलावा कोई और रास्ता नहीं है। सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान की तलवार की नीयत पहले ही हमारी कल्पना से परे है। मैंने हमेशा उन्हें अपना लक्ष्य बनाकर पीछा किया है। मैंने नहीं सोचा था कि इस बार आरव उछलकर बाहर आएगा। उसकी तलवार की नीयत को देखने के बाद मुझे लगता है कि इस जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं है। यह सच है, आरव की तलवार की नीयत की ताकत लोगों को वाकई निराश कर सकती है। मैं सच में नहीं जानता कि सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान आरव की तलवार की नीयत से कैसे निपटने की योजना बना रहा है। असल में मुझे अभी भी उम्मीद है कि सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान जीत सकता है। आखिरकार वो हम मुख्य शिष्यों का नेता है। इन बातों से ईशान का दिमाग भटक नहीं रहा था। वो 1 घंटे तक मंच पर बैठा रहा। ऐसा नहीं है कि ईशान जानबूझकर चीजों को रहस्यमय बना रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने वास्तव में इस मैच को बहुत गंभीरता से लिया था। मूल रूप से यह सिर्फ जबरदस्त शक्ति वाले जूनियर का होना था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि पलक झपकते ही वो एक शक्तिशाली प्रतियोगी बन जाएगा। खासकर आरव के पहले के शब्दों ने ईशान के दिल को काफी हद तक छू लिया। हर मार्शल आर्टिस्ट को अपने रास्ते पर चलने का महत्व पता होना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत ही ऊबड़-खाबड़ और कठिन रास्ता था। बहुत कम लोग इस पर चलने की हिम्मत करते हैं। जम से ही लोग नकल करना शुरू कर देते हैं। बात करना और चलना तो बस इतना ही था। मार्शल पथ भी ऐसा ही था। दूसरे लोगों के मार्ग की नकल करने से लेकर खुद का मार्ग अपनाना। लेकिन मार्शल पथ के बारे में जो बात अलग थी वो ये थी कि खुद का मार्ग अपनाना बहुत कठिन था। एक भी गलत कदम और समय बर्बाद होगा, जिससे साधना का समय विलंबित हो जाता। इस तरह नुकसान लाभ से अधिक हो गया। सिवाय इसके कि अगर वे अपने मार्ग पर नहीं चलते तो उनकी क्षमता बहुत जल्दी खत्म हो जाती। फिर इस जीवन काल में उनका साधना क्षेत्र भी वही रुक जाता। ये एक वैकल्पिक पथ था, लेकिन हर मार्शल आर्टिस्ट ये निर्णय लेने की हिम्मत नहीं करता। अगर ईशान ने अपना रास्ता खुद चुना तो कुछ सालों में कोई प्रगति नहीं हुई तो उसके पास मौजूद सभी फायदे खत्म हो जाएंगे। बेशक अगर उसने अपना रास्ता खुद बनाया तो वो भविष्य में अब तक की तुलना में बहुत आगे तक जाएगा। ईशान इस मैच के जरिए एक विकल्प चुनना चाहता था। हालांकि उसने आरव के कुछ मैच देखे थे, लेकिन आरव की ताकत का सही अनुभव करना स्वाभाविक रूप से उतना यथार्थवादी नहीं था जितना कि उससे व्यक्तिगत रूप से लड़ना। वो देखना चाहता था कि आरव की ताकत किस चरण पर पहुंच गया है। आरव आ गया।
भीड़ में से अचानक कोई चिल्लाया। भीड़ ने आरव के लिए अपने आप रास्ता खोल दिया। मंच पर ध्यान कर रहे ईशान को देखकर आरव भी दंग रह गया। ईशान ने भी इस समय अपनी आंखें खोली और आरव की ओर देखते हुए शांति से कहा, मुझे पता है कि तुमने सार क्यूई क्षेत्र में 9 हेवन रोड को पार कर लिया है और मुझे लगा था कि तुम जल्दी या बाद में मेरे एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी बन जाओगे। बस मुझे नहीं लगा कि यह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। लेकिन आरव ने सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने पूछा, क्या वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ईशान बहुत पहले पहुंच गए थे? ईशान ने सिर हिलाया और कहा, 1 घंटे पहले ही। यह लड़ाई मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं अपना खुद का दाउल खोजना चाहता हूं। आरव ने कहा, दांव दिल में है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ईशान की प्रतिभा के साथ मुझे विश्वास है कि अपना रास्ता खोजना मुश्किल नहीं होगा। ईशान ने अपना सिर हिलाया और कहा, जो जानते हैं उन्हें यह मुश्किल नहीं लगेगा। जिन्हें यह मुश्किल लगता है उन्हें नहीं पता। यह शायद आपके लिए बहुत आसान हो सकता है, लेकिन हर किसी में यह कदम उठाने की हिम्मत नहीं होती। आरव पहले ही कुछ समय के लिए पुनर्जन्म ले चुका था और कमोबेश निचले लोकों में जीवन के साथ तालमेल बिठा चुका था। लेकिन उसका जो विश्व दृष्टिकोण था, जो इस विमान से परे था, वो अभी भी अक्सर उसके आसपास के लोगों और मामलों से मेल नहीं खाता था। दिव्य लोक में रहने वाले लोगों के लिए सच्चे इरादे को समझना एक बहुत ही सार्वभौमिक बात थी, लेकिन निचले लोकों के लोगों के लिए सच्चा इरादा बहुत दूर था। आरव के शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे कोई व्यक्ति चीजों को दूसरे लोगों के नजरिए से देखने की कोशिश नहीं करता। ईशान की प्रतिभा पूरे 10 राज्य संगठन समूह में किसी से कम नहीं थी, लेकिन जब पूरे दक्षिणी डोमेन में रखा गया तो इसे ज्यादा नहीं माना गया। और दक्षिणी डोमेन की प्रतिभाएं पूरे अंतहीन दुनिया में कुछ खास नहीं थी। पूरे अंतहीन दुनिया में कितने लोग सच्चे इरादे को समझ सकते हैं? भले ही ईशान की प्रतिभा स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी, लेकिन सच्चे इरादे को समझना अभी भी कुछ ऐसा था जो पहुंच से बहुत दूर था। हालांकि आरव के पास चीजों को देखने का एक और तरीका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही नहीं है वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ईशान। मुझे लगता है कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ईशान के लिए यह कहावत कि जो लोग मुश्किल पाते हैं वे नहीं जानते, मौजूद नहीं है। आपको कहना चाहिए कि आप खेल खेल रहे हैं। जैसा कि कहावत है, दर्शक खिलाड़ियों की तुलना में खेल को बेहतर देखते हैं। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ईशान को कैसे पता चल सकता है कि आप शतरंज की बिसात से बाहर नहीं कूद सकते हैं? ईशान की अभिव्यक्ति तब बदल गई जब उसने ये सुना। आरव से पिछली बार बात करने के बाद ईशान इन 2 दिनों में खुद पर चिंतन कर रहा था, लेकिन आरव के पहले के शब्द उसके दिल की गहराई में उतर गए। आरव ने आगे कहा, साधना मूल रूप से स्वर्ग के विरुद्ध है। बिना किसी बड़े निडर दिल के दूर तक चलना असंभव है। अगर आपके पास शतरंज की बिसात से बाहर कूदने का साहस भी नहीं है, तो इस जीवन में आपकी उपलब्धियां यहीं तक सीमित रहेंगी। ये सुनते ही ईशान का शरीर कांप उठा। 1 घंटे तक जिस मानसिक स्थिति को उसने समायोजित किया था, वो तुरंत आरव के शब्दों से बिखर गई। वो जानता था कि आरव के शब्द सही थे, लेकिन ये कदम उठाने के लिए वास्तव में बहुत साहस की आवश्यकता थी। रोहन सच्चे इरादे के प्राथमिक रूप को क्यों समझ सका? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने आरव में उस निडर साहस को महसूस किया और अपना रास्ता खोजने से पहले सब कुछ त्याग दिया। अन्यथा रोहन केवल पिंजरे के अंदर एक पक्षी होता जो हमेशा इस बात से अनजान रहता कि बाहर का आसमान कैसा दिखता है। काफी देर तक चुप रहने के बाद ईशान ने अपनी तलवार पकड़ी और उठकर बोला, चूंकि ऐसा है तो मुझे आपका दांव देखने दो। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कृपया सलाह दे। ईशान ने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि फिर से अपना मुंह खोला और कहा, मैं सिर्फ एक तलवार का वार करूंगा। आरव, मुझे देखने दो कि तुम्हारा तलवार दांव कितना शक्तिशाली है। जब उसने अपनी बात खत्म की तो ईशान की आभा अचानक बदल गई, मानो उसका पूरा अस्तित्व एक तीखी तलवार में बदल गया हो। ईशान ने अपनी तलवार को अपनी छाती के सामने घुमाया और एक पूर्ण चंद्रमा बनाया। फिर उसने अपनी तलवार की गति को दूर कर दिया। पूर्ण चंद्रमा छिल गया। नीले रंग की तलवार की 4 धारियां बन गई, जो आरव की ओर तेजी से बढ़ रही थी। चमकदार चांदबार। यह वास्तव में चमकीला चांदबार है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ईशान का इस आधे साल में सुधार वास्तव में इतना तेज है कि यह मेरे खून को ठंडा कर देता है। इस चमकदार चांदबार पर्पल माउंट तलवार कला की तीसरी परत से एक अत्यंत शक्तिशाली मार्शल तकनीक है। यहां तक कि क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के शिष्य भी इस चाल को समझ नहीं पाएंगे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ईशान केवल आधे कदम क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र है, लेकिन उसने वास्तव में इस चाल को पहले ही समझ लिया है।
वास्तव में भयानक प्रतिभा। अगर आरव प्रकट नहीं होता तो वो निश्चित रूप से वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई तुषार के लिए एक दुर्जेय दुश्मन बन जाता। बस इतना ही। क्या ये चाल आरव के खिलाफ प्रभावी है? तलवार की 4 किरणों के साथ पर्पल माउंट तलवार कला को छोड़ते हुए ईशान की तलवार की मंशा के प्रति समझ पहले से ही बहुत उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी। चमकदार चांद ऊपर इस चाल को समझना बहुत मुश्किल था। तलवार की खेती करने वाले कुलीन शिष्यों में से भी केवल एक बहुत ही कम संख्या में लोग इसे समझ सकते थे। ईशान के लिए इस चाल को आधे कदम पर समझने में सक्षम होना उसकी प्रतिभा एक नजर में स्पष्ट थी। बस ये चाल अभी भी आरव के लिए बहुत कमजोर थी। आरव, जिसने पर्पल माउंट तलवार मनसा को पकड़ रखा था, वो ऐसी चालों से लगभग प्रतिरक्षित था। केवल उसे एक आकस्मिक वार करते हुए देखने के लिए तलवार की 4 किरणें उसी तरह से निकली और बाद में छोड़े जाने के बावजूद वास्तव में पहले पहुंच गई, जिससे ईशान की तलवार की 4 धारियां बुझ गई। ईशान ने स्थिति को देखते हुए एक लंबी सांस ली और सीधे अपने हाथ में तलवार फेंक दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान ने वास्तव में अपनी तलवार छोड़ दी। सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान के सारे हुनर उनकी तलवार पर ही निर्भर है। चूंकि उन्होंने तलवार छोड़ दी है तो क्या ये हार स्वीकार करना हो सकता है? चमकदार चांद के बार जैसे एक मार्शल तकनीक को आरव ने समय रहते खत्म कर दिया। इसके लिए हाथ उठाने की जरूरत होती है। अब लड़ने के लिए क्या बचा है? कम से कम ये सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान था। अगर कोई और होता तो शायद ही आरव के सामने अपनी तलवार चलाने की हिम्मत नहीं करती। ईशान को अपनी तलवार छोड़ते देख भीड़ में हड़कंप मच गया। तलवार चलाने वाला कोई व्यक्ति अपनी तलवार छोड़कर निस्संदेह अपना हाथ तोड़ रहा था। इस समय ईशान की हरकत ने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो हार मानने वाला है। वास्तव में बहुत से लोगों ने पहले से ही इस दृश्य की भविष्यवाणी कर दी थी। आरव की तलवार की नीयत वाकई बहुत शक्तिशाली थी। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा पहाड़ था। आरव ने ईशान को घूर कर देखा, लेकिन उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये बिल्कुल भी ईशान की हार नहीं थी। इसके विपरीत उसके पास निश्चित रूप से अन्य तुरुप के पत्ते थे, क्योंकि ईशान की आंखों में वर्तमान भाव किसी विफलता की तरह बिल्कुल भी धुंधला नहीं था। इसके बजाय ये जोश और उत्साह से भरा हुआ था, जैसे प्रयास करने की उत्सुकता से जलने की भावना। वास्तव में तलवार दांव के मामले में आपके और मेरे बीच बहुत बड़ा अंतर है। पहले मुझे लगा कि आपने केवल सच्चे इरादे के प्राथमिक रूप को ही समझा है। अब ऐसा लगता है कि आपने पहले ही पर्पल माउंट तलवार मनसा को पूरी तरह से समझ लिया है। जब ईशान के शब्द निकले तो भीड़ में एक और बड़ा हंगामा मच गया। हमेशा शांत रहने वाले तुषार ने थोड़ा लड़खड़ाते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि आरव इतना दुर्जेय है। पता चला कि उसने पहले ही पर्पल माउंट तलवार मनसा को पूरी तरह से समझ लिया है। ऐसा लगता है कि उसने इसे 9 हेवन रोड पर समझा था। यह सिर्फ इतना है कि हमारे 10 राज्य संगठन संप्रदाय की स्थापना के बाद से हजारों वर्षों में केवल कुछ ही लोग उस सच्चे इरादे को पूरी तरह से समझ पाए हैं जो पूर्वज पीछे छोड़ गए थे, और ये लोग उत्तरी डोमेन युग के दौरान सभी सदस्य थे। पिछले कुछ हजार वर्षों में दक्षिणी डोमेन में कोई भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया। ये आरव वास्तव में उल्लेखनीय है। नितेश, जो बगल में था, बहुत पहले ही चकित हो गया था और चौंक कर आहें भर रहा था। सच्चा इरादा। आरव, उसने वास्तव में सच्चे इरादे को समझ लिया है। यही सच्चा इरादा है। इसे लोग इतनी आसानी से कैसे समझ सकते हैं? ये मेरा प्रतिद्वंद्वी वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सच्चे इरादे को समझ लिया है। तुषार ने उसे एक नजर देखा और उसे सांत्वना दी। भाई नितेश, ये तुम्हारे लिए एक अवसर है। लाभ या हानि के बारे में अपने विचारों को एक तरफ रख दो। आरव के साथ लड़ाई में तुम महान पुरस्कार प्राप्त कर सकते हो। लेकिन नितेश ने घिसेपिटे अंदाज में कहा, तुम में से हर एक बहुत ही विकृत है। मेरे पास उस स्तर की समझ नहीं है। उसके साथ मारपीट करना भी व्यर्थ है। तुषार ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर कुछ नहीं कहा। वो नितेश की प्रतिभा से वाकिफ था। हालांकि वो असाधारण रूप से प्रतिभाशाली नहीं था, लेकिन वो उन तरह के साधारण औसत दर्जे के लोगों में से नहीं था। बस इतना था कि उसका व्यक्तित्व संकोची था और समस्याओं का सामना करने पर वो आसानी से पीछे हट जाता था। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी महान करना मुश्किल था। खासकर मार्शल पथ पर उपलब्धियां हासिल करना बहुत मुश्किल था। नितेश का कुलीन शिष्यों में सबसे नीचे गिरना उसके व्यक्तित्व से संबद्ध था। लेकिन दूसरों के लिए इस तरह की बात करना बेकार था, चाहे वे कितनी भी कोशिश करें। उसे खुद ही इसका एहसास होना चाहिए।
सच्चा इरादा, इन दो शब्दों का वजन वाकई बहुत ज्यादा था। जब मंच के नीचे बैठे दर्शकों ने ईशान के शब्द सुने तो वे अपना आपा खो बैठे। क्या तुमने सुना कि सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान ने अभी क्या कहा? उन्होंने कहा कि आरव ने सच्चे इरादे को समझ लिया है। ये सच्चे इरादे के प्राथमिक रूप को समझना नहीं, बल्कि पूरे रूप समझना है। असंभव। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आरव भविष्य में निश्चित रूप से संस्थापक पूर्वज श्याम सुंदर जैसा पावर हाउस बन जाएगा? हमारे 10 राज्य संगठन के समूह में ऐसा पावर हाउस आए कितने साल हो गए हैं? मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूं। यह कैसे संभव है? सच्चे इरादे को समझना इतना आसान कैसे हो सकता है? जब मंच के नीचे बहस चल रही थी, आरव जो ईशान के सामने था, मुस्कुराया और कहा, सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान की आंखें तेज है। हालांकि आप शायद इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, है ना? ईशान ने उदारतापूर्वक इसे स्वीकार किया। चूंकि आप पहले से ही पर्पल माउंट तलवार कला को पूरी तरह से समझ चुके हैं, तो मेरी सभी तलवार चालें आपके लिए पहले से ही बेकार है। मैं केवल अन्य तरीकों का उपयोग कर सकता हूं। दूसरों को कुचलने के लिए उच्ची ताकत का उपयोग करना थोड़ा अपरंपरागत है। मेरे पास अब कोई अन्य विकल्प नहीं है। एक मार्शल कलाकार के रूप में मैं हारना नहीं चाहता। ईशान के इन शब्दों का अर्थ यह था कि वो आरव को कुचलने के लिए खेती के दायरे का उपयोग करने जा रहा था। लेकिन आरव को ऐसा नहीं लगा कि इसमें कुछ भी अनुचित था। मंच पर खड़े होकर कोई भी हारना नहीं चाहता था, जिसमें वो खुद भी शामिल था। आरव ने ईशान की आंखों में एक गहरी लड़ाई की भावना देखी और वो अनजाने में अपने दिल में समझ गया। ऐसा लगता है कि पहले की बातचीत का ईशान पर बहुत बड़ा असर हुआ था। ईशान के लिए इस मैच का असाधारण अर्थ था। आरव मुस्कुराया और बोला, ये अपरंपरागत कहां से है सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान? खेती का क्षेत्र मूल रूप से किसी की ताकत का हिस्सा है। अपरंपरागत तरीकों से जीतना कैसा है? लेकिन मुझे डर है कि सीनियर अप्रेंटिस भाई के लिए मुझे जीतना इतना आसान नहीं होगा। सीनियर अप्रेंटिस भाई जोर से हंसा और बोला, चूंकि ऐसा है तो हम प्रतिस्पर्धा के बाद जान जाएंगे। कृपया सीनियर अप्रेंटिस भाई। आरव ने एक आमंत्रित करने वाला इशारा किया। ईशान ने सिर हिलाया और अपनी पूरी आभा छोड़ी। एक स्टेप क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र से संबंधित आभा अपनी संपूर्णता में प्रदर्शित हुई। सावधान जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव, मैं आ रहा हूं। फ्यार क्लाउड इंगिन। ईशान ने अभी बात भी पूरी नहीं की थी कि उसका पूरा व्यक्तित्व गायब हो गया। आरव की नजरें सिकुड़ गई। एक भयानक खतरे का एहसास हुआ। अपनी नजर से उसने वास्तव में ईशान की सिर्फ एक धुंधली सी आकृति देखी। सोचने का समय नहीं बचा। आरव ने सीधे अपनी तलवार उठाई और उस आकृति पर वार किया। तभी एक डिंग की आवाज आई। कैंगुआ तलवार, जो पहले कभी विफल नहीं हुई थी, वास्तव में उसके हाथ से फिसल गई। कैंगुआ तलवार ने हवा में एक अकेला चाप बनाया और एक खनक के साथ मंच के बाहर जमीन में धंस गई। लेकिन ईशान ने आरव को आश्चर्यचकित होने का और समय नहीं दिया। एक मोड़ के साथ दूसरी उंगली ने हमला किया। ईशान के रुख को देखते हुए वास्तव में आरव के साथ नजदीकी लड़ाई होने वाली थी। आरव ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। शटरिंग स्पेस मूवमेंट तकनीक का अपनी सीमा तक प्रदर्शन करते हुए वो मुश्किल से इस हमले से बच पाया। हालांकि ये केवल शुरुआत थी। ईशान के फायर क्लाउड ने आरव पर एक भयंकर तूफान की तरह हमला किया। एक पल के लिए आरव को खतरे ने घेर लिया। मंच के नीचे ये बहुत पहले से ही पिन ड्रॉप सन्नाटा था। जब ईशान ने अपनी तलवार फेंकी तो सभी ने सोचा कि इस लड़ाई का नतीजा पहले से ही तय था। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्थिति इतनी अचानक बदल जाएगी। आरव की आत्मा की कलाकृति वास्तव में ईशान की उंगली से दूर उड़ गई और आरव एक संकट के बीच में गिर गया। परिस्थिति बहुत जल्दी पलट गया। कुछ समय तक सभी इस पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। ये क्या हो रहा है? क्या ये वाकई सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान है? फायर क्लाउड विजन एक तीसरे स्तर की अग्नि विशेषता मार्शल तकनीक है। मुझे कभी नहीं पता था कि सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान वास्तव में आग की अवधारणा के मामले में इतने मजबूत थे। हाँ, सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान ने पहले कभी दूसरों के सामने अग्नि विशेषता मार्शल तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया था। हर कोई सोचता था कि वो केवल तलवार चलाना जानता है। सबसे अधिक संभावना है किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान की अग्नि विशेषता मार्शल तकनीक वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी। हालांकि फायर क्लाउड विजन केवल एक तीसरे स्तर निम्न श्रेणी की मार्शल तकनीक है। सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान के लिए आरव की आत्मा की कलाकृति को नष्ट करने में सक्षम होने के लिए यह सबसे अधिक संभावना है कि पहले से ही उत्तम चरण दायरे में प्रशिक्षित किया गया है ना? वो इस साल केवल 18 वर्ष का है,
न केवल उसने एक अत्यंत शक्तिशाली तलवार की मंशा को समझा, बल्कि उसने आग की अवधारणा को भी इस स्तर तक समझा जो वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाला था। आरव अब खतरे में है। वो पहले इतनी अतिशयोक्ति से युद्ध करने के लिए रैंकों में छलांग लगा सकता था। इसका कारण उसकी तलवार की मंशा पर भरोसा करना था। अब जब उसकी तलवार उसके हाथ से निकल गई है तो ये एक पक्षी के पंख खोने के बराबर है। ऐसी स्थिति में जहां साधना क्षेत्र में अंतर इतना बड़ा है, हार अपरिहार्य है। हालांकि उसकी चाल तकनीक अविश्वसनीय रूप से तेज है। वो वास्तव में वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ईशान के हमलों के तहत कई चालों तक टिक सकता है। मैंने शुरू में सोचा था कि आरव इस बार वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ईशान की जगह लेने जा रहा है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि पहाड़ की चोटियों के बीच से रास्ता इतना घुमावदार होगा। ऐसा लगता है कि आरव की किंवदंती यहां समाप्त होने जा रही है। हर किसी ने नहीं सोचा था कि ईशान ने वास्तव में इस स्तर तक अग्नि विशेषता मार्शल तकनीकों का प्रशिक्षण लिया है। मंच पर ईशान और आरव की हरकतें चरम सीमा तक तेज थी, केवल वहां दो प्रतिबिंबों को इधर उधर उड़ते हुए देखने के लिए। प्रतिबिंबों के भीतर एक लाल रोशनी ने एक बहुत ही अजीब रेखा खींची। वो ईशान का फायर रेड मैग्नेट था। फायर क्लाउड मैग्नेट एक अत्यंत शक्तिशाली प्रकार का क्लोज कॉम्बैट कौशल था। इसकी शक्ति अत्यंत महान थी। भले ही आरव ईशान की उंगलियों से छू जाए, लेकिन वो तुरंत लड़ने की अपनी क्षमता खो देगा। अगर वो सीधे उससे टकरा जाता तो परिणाम कहना वास्तव में कठिन होता। हालांकि आरव की ताकत बहुत अधिक थी, लेकिन वो केवल चौथे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र में था। एक आधे कदम क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र की तुलना में उसकी सुरक्षात्मक सार ऊर्जा बहुत कमजोर थी। ईशान ने आरव को एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं माना जो एक भी वार का सामना नहीं कर सकता। वो वर्तमान में पूरी ताकत से लड़ रहा था और कुछ भी नहीं रोक रहा था। एक बार कोई दुर्घटना हो गई तो परिणाम वास्तव में अनिश्चित हो जाएगा। मार्शल हॉल के प्रमुख चंद्रकांत और संप्रदाय के मास्टर पुरुषस्वात्तम गोस्वामी, जो उस समय दूर से युद्ध देख रहे थे, भी आशंका से भर गए। अपनी दृष्टि से वे स्वाभाविक रूप से मंच पर क्या हो रहा था ये स्पष्ट रूप से देख सकते थे। ये ठीक यही था कि इन दो लोगों का मुकाबला और भी अधिक दिल दहलाने वाला और आत्मा को झकझोर देने वाला लग रहा था। ईशान के फायर क्लाउड ने आरव के हर कदम को नहीं छोड़ा। इसके अलावा उनकी हरकतें बहुत फुर्तीली थी। हर कदम पहले की तरह ही तेज था, जिससे आरव को तब तक मजबूर होना पड़ा जब तक कि उसके पास जवाबी हमला करने की ताकत नहीं रह गई। संप्रदाय के मास्टर, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो मुझे डर है कि कोई दुर्घटना हो जाएगी। आरव, वो मार्शल हॉल के प्रमुख चंद्रकांत ने चिंता के साथ कहा, आरव को विकट स्थिति में देखकर। लेकिन संप्रदाय के मास्टर पुरुषस्वात्तम गोस्वामी ने अपना सिर हिलाया और कहा, दो महान प्रतिभाओं के बीच टकराव कुछ अपरिहार्य है। ये मुकाबला असाधारण अर्थ रखता है। अगर आप या मैं इस मैच को रोकने के लिए बाहर जाते हैं तो ये उनके लिए अविश्वसनीय रूप से हानिकारक होगा। लेकिन मुट्ठियों और लातों की कोई आंख नहीं होती। अगर आरव को कुछ हो जाए तो क्या होगा? हॉल हेड चंद्रकांत ने पूछा। एक अद्वितीय पावरहाउस का जन्म अनिवार्य रूप से अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों के कंधों पर रौंदने से होता है। अगर आरव इस दौर से आगे नहीं बढ़ पाता है तो यह दर्शाता है कि उसके पास अद्वितीय पावरहाउस बनने की क्षमता नहीं है। इसके अलावा अगर हम इसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आरव हार जाएगा। प्रतिभाशाली लोग हार सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आरव निश्चित रूप से इस तरह से हारना नहीं चाहेगा, सांप्रदायिक गुरु ने कहा। यह देखकर कि संप्रदाय मास्टर पुरुषस्वात्तम गोस्वामी का इसे रोकने का कोई इरादा नहीं है, मार्शल हॉल के मुखिया चंद्रकांत को बहुत चिंता हुई। हालांकि उन्होंने ये भी समझा कि सेक्ट मास्टर पुरुषस्वात्तम गोस्वामी ने जो कहा वो बहुत उचित था। जब ईशान ने अपनी तलवार छोड़ी तो आरव ने शायद पहले ही अनुमान लगा लिया था कि उसके पास कुछ और बैकअप योजनाएं हैं। ईशान जैसे विशेषज्ञ का सामना करते हुए आरव ने लड़ाई जारी रखने की हिम्मत दिखाई, जिससे पता चला कि वो भी इस मैच को जीतना चाहता था। यहां तक सोचते हुए मार्शल हॉल के मुखिया चंद्रकांत ने इसे रोकने और मैच देखने के आवेग को बलपूर्वक दबा दिया। ईशान का हमला लगातार तेज होता गया। आरव ने पहले से ही एसेंस एनर्जी इग्निशन को सक्रिय कर दिया था। इसे शटरिंग स्पेस के साथ जोड़कर ईशान के हमलों से बमुश्किल बचा। लेकिन इस चाल एसेंस एनर्जी इग्निशन में एक दोष था, जो ये था कि सार ऊर्जा की खपत दर बढ़ जाती थी। एक ऐसे मैच में जहां सार ऊर्जा का खर्च इतना ज्यादा था, आरव की एसेंस एनर्जी इसे कितनी देर तक बनाए रख सकती थी? स्थिति आरव के लिए उत्तरोत्तर प्रतिकूल होती जा रही थी। एक बार जब उसकी सार ऊर्जा समाप्त हो गई तो वो प्राणघातक खतरे में पड़ सकता था।
वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ईशान वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। फायर क्लाउड हमले की शक्ति को बढ़ाने के लिए अग्नि प्रवर्धन अवधारणा का उपयोग करता है। उसने इसे महान वृत्त क्षेत्र में प्रशिक्षित किया। अभी उसकी उंगली की हमला शक्ति शायद उसकी तलवार का उपयोग करने से कमजोर नहीं है ना? उंगली का उपयोग करने के लिए तलवार को त्यागना। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ईशान वास्तव में एक लड़ाकू प्रतिभा है। आरव की ताकत भी अप्रत्याशित है। ये सोचना कि उसके हाथ में तलवार के बिना भी वो वास्तव में वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ईशान की इतनी सारी चालों का सामना कर सकता है। इसके अलावा मैं देख रहा हूं कि आरव की हरकतें पहले की तुलना में तेज लगती है, लेकिन इस छोटी सी अवधि में उसकी सार ऊर्जा पहले से ही लगभग आधी हो चुकी है। सबसे अधिक संभावना है उसके पास अपनी हरकतों को बढ़ाने के कुछ तरीके भी हैं, है ना? हाँ, लेकिन आरव परिणामों की परवाह किए बिना अस्थायी राहत पाने की कोशिश कर रहा है। एक बार जब उसकी सार ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो वो खतरे में पड़ जाएगा। तुम जो कहा वो सही है। रुको, क्या तुमने देखा कि आरव की गति और अधिक बढ़ती जा रही है, लेकिन सार ऊर्जा व्यय धीरे धीरे कम हो रहा है? ये सच लगता है। अगर तुम नहीं कहते तो मैं ध्यान नहीं देता। आरव की सार ऊर्जा व्यय अभी बहुत तेज थी, लेकिन अब यह धीमी हो गई है। इसके अलावा वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ईशान के हमलों से बचने की उसकी गति लगातार तेज होती जा रही है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ईशान अब उसकी गति के साथ तालमेल नहीं रख पा रहा है। ये क्या हो रहा है? मंच पर ईशान जितना ज्यादा लड़ता गया उतना ही ज्यादा घबराता गया। आरव ने अपनी गति बढ़ाने के लिए अपनी सार ऊर्जा को जलाया। उसकी सार ऊर्जा की खपत कई गुना बढ़ गई। हालांकि इसने कुछ समय के लिए उसकी गति को बलपूर्वक बढ़ा दिया। जैसा कि उस व्यक्ति ने कहा, यह एक ऐसी लड़ाई शैली थी जो परिणामों की परवाह किए बिना अस्थायी राहत चाहती थी, क्योंकि उसकी सार ऊर्जा को प्रज्वलित करने से उसकी गति बढ़ गई थी, जो ईशान के हमलों को रोक नहीं पाई। कई दर्जन चालों के बाद आरव की सार ऊर्जा अब उसका समर्थन नहीं कर सकी। उसकी गति एक बार फिर कम होने लगी। लेकिन ईशान जितना ज्यादा लड़ता गया वो उतना ही ज्यादा उग्र होता गया। उसकी हमला करने की गति कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई। बढ़ने और घटने के बाद आरव की स्थिति और भी खतरनाक हो गई। अभी कुछ ही पल पहले ईशान का फायर क्लाउड विजन लगभग आरव को छूने ही वाला था। बस वो छोटा सा आखिरी खिंचाव। लेकिन कौन जाने क्यों आरव की गति अचानक फिर से बढ़ गई। अभी आरव स्पष्ट रूप से अपनी सीमा पर था। ऐसा क्यों लग रहा था कि गिरने से पहले ऊर्जा का आखिरी झोंका आया था। ईशान की उंगली आरव के करीब आती गई और आरव का चकमा देना भी धीरे धीरे कम होता गया। अब पहले जैसा जोरदार नहीं रहा। अंत में आरव के पैरों की नोक ने हल्के से टैप किया और वो कई दर्जन फीट दूर चला गया, जिससे उसके और ईशान के बीच की दूरी कम हो गई। स्वयं तलवार चलने की तकनीक। बिना किसी हिचकिचाहट के आरव ने एक हल्की चीख निकाली और आत्मा की शक्ति बाहर निकल आई। कुछ ही दूरी पर जमीन में धंसी हुई कैंगुआ तलवार ने कई गुनगुनाहटें की और वास्तव में अपने आप हिल गई। जब ईशान ने स्थिति देखी तो उसके हावभाव में भारी बदलाव आया। वो एक बार फिर आगे बढ़ा, लेकिन आरव उसे एक और मौका कैसे दे सकता था? तभी कैंगुआ तलवार की आवाज जमीन से निकली और फिर एक ठंडी चमक के साथ उसने सीधे ईशान पर हमला कर दिया। कैंगुआ तलवार हवा में उड़ गई। इसकी गति ईशान से कहीं ज्यादा तेज थी। पलक झपकते ही कैंगुआ तलवार ईशान के सामने आ गई। ईशान आरव पर हमला करने के बजाय कैंगुआ तलवार से निपटने के लिए मुड़ गया। ईशान की दृष्टि बहुत अच्छी थी। उसकी उंगली ने एक बार फिर तलवार के शरीर पर सटीक ढंग से टैप किया, जिससे कैंगुआ तलवार उड़ गई। बस इतना ही कि इस बार कैंगुआ तलवार पहले की तरह जमीन पर नहीं गिरी। इसके बजाय इसने हवा में एक चाप बनाया और एक बार फिर ईशान पर हमला किया। बस ऐसे ही एक तलवार और एक व्यक्ति आपस में उलझ गए। कैंगुआ तलवार ईशान के फायर क्लाउड को नहीं तोड़ पाई, जबकि ईशान भी कैंगुआ तलवार को धकेलकर आरव पर हमला नहीं कर सका। दोनों एक बार फिर गतिरोध में आ गए। ये कौन सी तलवार कला है? वास्तव में हमला करने के लिए तलवार को दूर से नियंत्रित करना। इस तरह का हमला तरीका वाकई अकल्पनीय है। अभी आरव स्पष्ट रूप से अब और नहीं टिक सकता था। अचानक उसकी हरकतें इतनी तेज क्यों हो गई, जैसे कि वो उत्तेजक दवाई ले ली हो। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ईशान पहले लगभग सफल हो गया था, लेकिन वो वास्तव में ऐसे ही बच निकला। आरव वास्तव में बहुत डरावना है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ईशान के पास सभी लाभ है, लेकिन वो फिर भी इसे वापस खींचने में कामयाब रहा। इसके अलावा उसने इतनी गहरी तलवार चलाने की कला का भी इस्तेमाल किया। हाँ, यह तलवार चलाने की तकनीक निश्चित रूप से
एक दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला है जो आध्यात्मिक शक्ति से चलता है। क्या आप लोग इसे महसूस कर सकते हैं? आरव की आत्मा शक्ति वास्तव में उच्च श्रेणी के कीमिया मास्टर से भी अधिक शक्तिशाली है। आखिर इस व्यक्ति ने कैसे साधना की? एक 15 वर्षीय चौथे स्तर का आत्मा संघनन क्षेत्र, जिसने सच्चे इरादे को समझ लिया, और उसकी आत्मा शक्ति और भी अधिक शक्तिशाली है। क्या यह बंदा वास्तव में इंसान है? आरव की वर्तमान आत्मा शक्ति की तुलना अब अतीत से नहीं की जा सकती। ये पहले से ही कुछ समय के लिए स्वयं तलवार चलने की तकनीक को बनाए रख सकता था। बस इतना था कि स्वयं तलवार चलने की तकनीक की आत्मा शक्ति के लिए आवश्यकता बहुत अधिक थी। वो इसे बहुत लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता था। इसके अलावा जबकि तलवार चलाने की तकनीक मजबूत थी, जब ईशान जैसे एक विशेषज्ञ का सामना करना पड़ा, तब भी ये कोई लाभ प्राप्त करने में असमर्थ था। 1 दर्जन से अधिक राउंड के बाद आरव ने अपनी आत्मा शक्ति वापस ले ली और कैंगुआ तलवार वापस ले आया। इस बार ईशान ने आगे बढ़ने का अवसर नहीं भुनाया। वो समझ गया कि वही तरीका आरव के लिए पहले से ही बेकार था। ईशान ने जलती हुई मशालों जैसी आंखों से आरव को देखा, बहुत उत्साहित दिखाई दिया। यह स्पष्ट था कि पहले की लड़ाई उसके दिल की इच्छा के अनुसार थी। लगता है कि अभी अभी आदान प्रदान के दौरान आपको किसी तरह की सफलता मिली है, अन्यथा मेरे हमले से बचना असंभव है, ईशान ने कहा। आरव ने कंघुआ तलवार प्राप्त करने के लिए हाथ बढ़ाया और सिर हिलाते हुए कहा, वास्तव में मैं मुख्य रूप से अग्निगुण साधना पद्धति की साधना करता हूं, लेकिन मैं अग्नि की अवधारणा की मूल बातें सीखने में असमर्थ रहा हूं। अभी आपके अत्यधिक दबाव में मुझे वास्तव में कुछ लाभ हुआ है। आरव ने जब इस बारे में बात की तो वो आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। वास्तव में तलवार के इरादे की तुलना में आरव की पहली सफलता अग्नि की अवधारणा होनी चाहिए। आखिरकार उसका अपने पिछले पूरे जीवन में मूल रूप से अग्नि से संपर्क था और वो इससे बहुत परिचित था। लेकिन पिछले जीवन के दक्षराज को साधना में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने कभी अग्नि की अवधारणा को नहीं समझा। इस जीवन में वो संयोग से 9 हेवन रोड पर चला गया। आरव ने तलवार के इरादों को सीधे एक साथ मिलाने के लिए अपनी धारणा पर भरोसा किया, जिससे एक सर्वोच्च सच्चे इरादे का प्राथमिक रूप बना। इस अवधि के दौरान आरव ने स्वाभाविक रूप से तलवार के इरादे को समझने पर अपना जोर दिया और 2 बेहद शक्तिशाली तलवार चालें भी बनाई। 9 तलवारों का रुख का 2 चाल, दोनों रक्षात्मक और आक्रमण तकनीक। लेकिन उसने इतने लंबे समय तक स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यंग दिव्य कला की खेती की और एक भी प्रकार की आग की विशेषता को, सच्चा इरादा को नहीं समझा। किसी को यह जानना चाहिए कि स्पिरिट ब्रिस्टल दिव्य राजा ने कई प्रकार के सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझने के लिए इस एक साधना पद्धति पर भरोसा किया। इस साधना पद्धति की शक्ति एक नजर में स्पष्ट थी, लेकिन सच्चे इरादे को समझने के लिए अवसरों की आवश्यकता थी और भाग्यशाली मुठभेड़ों की आवश्यकता थी। आरव इस पूरे समय में यह अवसर और भाग्यशाली मौका पाने में असमर्थ था। लेकिन आज ईशान ने तीसरे स्तर अग्नि विशेषता मार्शल तकनीक फायर क्लाउड विजन का उपयोग करके उसे एक हताश स्थिति में धकेल दिया और आखिरकार इस अवसर को अनलॉक कर दिया। वास्तव में फायर क्लाउड विजन और आरव की सार ऊर्जा प्रज्वलन में अलग अलग तरीकों से समान परिणाम प्राप्त करने की समान गहराई थी। वे दोनों शरीर के भीतर सार ऊर्जा को प्रज्वलित करके मार्शल तकनीक की शक्ति को बढ़ाते थे। उन्होंने अग्नि विशेषता अवधारणाओं की एक प्रकार की सहायक अवधारणा को शामिल किया, ट्रांसमिशन ट्रू इंटेंट। यह वास्तव में एक बहुत ही अस्पष्ट अवधारणा थी। बहुत कम लोग इसे समझ पाएंगे। अग्नि का कोई स्थायी रूप नहीं था, लेकिन यह एक ऐसा अस्तित्व था जो अपनी ऊर्जा को अन्य रूपों में बदल सकता था, जैसे कि पानी को उबालना, जहां अग्नि ऊर्जा को बर्तन और पानी में स्थानांतरित किया जा सकता था। यह वास्तव में बर्तन और पानी में ऊर्जा का एक प्रकार का स्थानांतरण था। जीवन में ऐसे उदाहरण प्रचलित थे। सार ऊर्जा के प्रज्वलन का भी यही सिद्धांत था। हालांकि सार ऊर्जा प्रज्वलन जैसी विशुद्ध रूप से सहायक मार्शल तकनीक की तुलना में फायर क्लाउड विजन में अभी भी एक आक्रामक अवधारणा निहित थी। यही कारण है कि इसकी शक्ति इतनी महान थी। हालांकि ईशान का फायर क्लाउड विजन आत्मा ब्रिस्टल 9 यंग दिव्य कला के बराबर नहीं था, लेकिन अग्नि विशेषता अवधारणाओं की उनकी समझ आरव से ऊपर थी। इस पहलू से ईशान की प्रतिभा वास्तव में चौंकाने वाली थी और ईशान के दबाव में आरव ने वास्तव में ईशान के फायर क्लाउड विजन के साथ किसी प्रकार की प्रतिध्वनि उत्पन्न की। यह वास्तव में इस प्रकार की प्रतिध्वनि थी जिसने आरव की संचरण के प्रति सच्ची मंशा को और भी गहरा बना दिया। सार ऊर्जा प्रज्वलन
इस सहायक मार्शल तकनीक ने तुरंत अपनी अड़चन को तोड़ दिया और गौतम चरण को प्राप्त किया। जब सार ऊर्जा प्रज्वलन उत्तम चरण पर पहुंच गया तो सार ऊर्जा प्रज्वलन द्वारा जलाई गई सार ऊर्जा बहुत कम हो गई, लेकिन शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई। यही कारण था कि आरव एक अलग ही व्यक्ति बन गया था। उसकी गति बहुत तेज हो गई थी। आरव का जीवन भर अग्नि से निकट संपर्क रहा था और वो शुरू से ही अग्नि के प्रति बहुत संवेदनशील था। उसे बस एक अवसर की कमी थी। अब जब यह द्वार खुल गया है तो आरव पूरी तरह से अजेय हो जाएगा। आरव इस समय बहुत उत्साहित भी था। अग्नि गुण मार्शल तकनीकों में प्रशिक्षित ईशान के साथ आरव के लिए सबसे आदर्श प्रतिद्वंद्वी था। उसे एक झटके में इस सच्चे इरादे को समझने के लिए ईशान की मदद की जरूरत थी। हाँ, बढ़िया। अभी इस लड़ाई के दौरान मुझे भी कुछ लाभ हुआ था और मैं उन्हें परखने के लिए तुम्हें ढूंढने ही वाला था। ईशान ने अचानक हंसते हुए कहा। आरव की आंखें चमक उठीं और वो स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था। वो पूछे बिना नहीं रह सका, तो क्या हम आगे बढ़े? ईशान ने सिर हिलाया, लेकिन कहा, बस 1 मिनट। जब उसने बात खत्म की तो ईशान धीरे धीरे उस तलवार की ओर बढ़ा जिसे उसने पहले फेंक दिया था। अरे, सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान क्या कर रहा है? वो तलवार उठाने क्यों गया? वो आरव के साथ तलवारबाजी में आगे बढ़ने की योजना नहीं बना रहा है ना? क्या तुम मजाक कर रहे हो? सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान ने अभी अभी फायर क्लाउड विजन का इस्तेमाल भी किया था और ये आरव के खिलाफ बिल्कुल बेकार था। क्या आरव के साथ तलवारबाजी में मुकाबला करना क्रूर पिटाई की तरह नहीं है? सभी की अचंभित आंखों के सामने ईशान ने जमीन पर पड़ी तलवार उठाई और हल्का झटका दिया। वो आरव की ओर मुड़ा और बोला, चलिए जारी रखते हैं। तलवार हाथ में लेकर ईशान की पूरी आभा बदल गई। आरव को साफ साफ एहसास हो गया कि मौजूदा ईशान पहले से ही उस ईशान से बिल्कुल अलग है जो शुरू में तलवार चला रहा था। जब ईशान ने फायर क्लाउड विजन का इस्तेमाल अपनी पहली चाल के तौर पर किया तो उस समय उसे बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन अब आरव को ईशान के शक्तिशाली आत्मविश्वास का एहसास हो गया। क्या यह हो सकता है? आरव के मुंह का कोना थोड़ा मुड़ा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान। ऐसा लगता है कि आपने वाकई अपना रास्ता खोज लिया है। ईशान भी इस समय खुश था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अभी भी जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव का शुक्रिया अदा करना है। आपके बिना शायद मैं ये कदम कभी नहीं उठा पाता। अपना आभार व्यक्त करने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपको हरा दूंगा। हाँ, चलो, आरव ने कहा। ईशान ने फिर से फायर क्लाउड विजन का इस्तेमाल नहीं किया। यह बिना किसी दिखावटी तरीके के एक सीधा और सीधा वार था, लेकिन आरव को इस साधारण वार के सामने से एक बहुत ही मजबूत दबाव महसूस हुआ। इस वार से ईशान की तलवार वास्तव में लाल रोशनी के निशानों से भर गई। जब मार्शल हॉल हेड चंद्रकांत ने यह दृश्य देखा तो उनकी पुतलियां सिकुड़ गई। सच्चे इरादे का प्राथमिक रूप। ईशान, उसने सच्चे इरादे के प्राथमिक रूप को समझ लिया। सेक्ट मास्टर पुरुषोत्तम गोस्वामी भी अभी काफी परेशान थे। कितने साल हो गए हैं जब हमारे 10 राज्य संगठन संप्रदाय में कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति आया है जिसके पास सच्चा इरादा है। लगता है कि स्वर्ग वास्तव में मेरे 10 राज्य संगठन संप्रदाय की रक्षा कर रहा है। पहले आरव था, अब ईशान। मेरे 10 राज्य संगठन संप्रदाय के पुनरुत्थान की आशा है। वे अभी भी इस बात से अनजान थे कि आरव के साथ संप्रदाय में प्रवेश करने वाले रोहन ने भी सच्चे इरादे के प्राथमिक रूप को समझ चुका है। संप्रदाय के मास्टर पुरुषोत्तम गोस्वामी इस समय काफी बेचैन थे। जब उन्हें पता चला कि आरव ने सच्चे इरादे को समझ लिया है तो वे खुश तो थे, लेकिन अभी की तरह वे उतने उत्तेजित नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आरव की राक्षसीता पहले ही 10 राज्य संगठन संप्रदाय की सीमाओं को पार कर चुकी है। वो निश्चित रूप से भविष्य में 10 राज्य संगठन संप्रदाय में संतुष्ट होकर नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आरव 10 राज्य संगठन संप्रदाय को छोड़ देगा, और ये दिन शायद बहुत दूर नहीं है। आरव का विकास बहुत तेजी से हुआ, इतना तेज कि पूरा 10 राज्य संगठन उसके नक्शे दम पर नहीं चल सका। लेकिन सच्चे इरादे के प्राथमिक रूप को समझने वाले ईशान का महत्व अलग था। ईशान ग्रैंड एल्डर स्काईमेपल का पोता था। उनका जन्म 10 राज्य संगठन संप्रदाय में हुआ और वे 10 राज्य संगठन समुदाय में बड़े हुए। उसकी जड़ 10 राज्य संगठन संप्रदाय से जुड़ी थी। जब तक ईशान परिपक्व होगा, वो निश्चित रूप से 10 राज्य संगठन संप्रदाय को सत्ता की ओर ले जाएगा। इसके अलावा आरव से अलग ईशान की परिपक्वता की राह अभी भी लंबी थी। उसने अभी अभी सच्चे इरादे के प्रारंभिक स्वरूप को समझा था।
उसकी अंतहीन दुनिया की शीर्ष शक्ति बनने में अभी भी कम से कम 1 से 200 वर्ष बाकी थे। साधना पद्धतियों के नष्ट हो जाने के कारण 10 राज्य संगठन संप्रदाय के सदस्यों के लिए सोल सागर क्षेत्र में प्रवेश करना भी चुनौतीपूर्ण हो गया। इन कुछ वर्षों में उनकी स्थिति लगातार खराब होती गई। यदि ईशान सोल सागर क्षेत्र और उससे भी उच्चतर लोकों में प्रवेश करने के लिए अपने सच्चे इरादे पर भरोसा कर सकता, तो 10 राज्य संगठन संप्रदाय के लिए इसका महत्व बहुत अधिक होता। संप्रदाय गुरु पुरुष स्वात्तम गोस्वामी की नजर अचानक आरव की ओर गई और उन्होंने विस्मय से भरी आह भरते हुए कहा, मार्शल हॉल हेड चंद्रकांत, क्या आपने देखा कि जब से आरव संप्रदाय में आया है तब से संप्रदाय में कई परिवर्तन हो रहे हैं? हॉल हेड चंद्रकांत स्तब्ध रह गए और इस दौरान आरव के आसपास हुई घटनाओं को याद किए बिना नहीं रह सके। ये सच है, यदि संप्रदाय गुरु ने नहीं कहा होता तो मैं इसके बारे में सोचता भी नहीं। मार्शल अंकल स्काई मैपल के बंद एकांत में प्रवेश करने से विभिन्न पील हॉल एल्डर को परेशान करने वाली सभी समस्याएं एक के बाद एक हल हो गई और अब ईशा ने वास्तव में एक सच्चे इरादे के प्राथमिक रूप को समझ लिया। ये सोचकर कि आरव को संप्रदाय में प्रवेश किए हुए अभी 1 महीने से थोड़ा अधिक समय ही हुआ है, वास्तव में संप्रदाय में इतने सारे परिवर्तन हुए हैं। हॉल हेड चंद्रकांत ने आरव द्वारा संप्रदाय में लाए गए परिवर्तनों का विस्तार से वर्णन किया और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। संप्रदाय मास्टर पुरुषोत्तम गोस्वामी ने सिर हिलाया और कहा, आरव जैसे व्यक्ति को अब प्रतिभा के साथ वर्णित नहीं किया जा सकता है। वो एक महान भाग्य वाला व्यक्ति है। उसके आसपास के लोग बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसका गुरु निश्चित रूप से एक धरती हिला देने वाला व्यक्ति है, जो भविष्य में दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने पर असाधारण वैभव भी देगा। और मेरे 10 राज्य संगठन के लिए आरव को शामिल करने में सक्षम होना भी संप्रदाय की नियति को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। हॉल हेड चंद्रकांत, आरव को संप्रदाय में लाने में आपका सबसे बड़ा योगदान है। अगर आरव और 10 राज्य संगठन संप्रदाय सुकेश और बर्मन परिवार के कारण अलग हो गए तो ये निश्चित रूप से भविष्य में एक भयावह आपदा होगी। हॉल हेड चंद्रकांत ने जब ये सुना तो वो आतंक से ग्रसित हो गया। उस समय उसे आरव के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं थी। ये केवल मार्शल हॉल पूर्वज जयशंकर के कारण था कि उसने रुचि प्राप्त की। यहां तक कि जब आरव ने सारक्यूई क्षेत्र में 9 हेवन रोड को साफ किया तो उसे केवल यही लगा कि आरव में बहुत सारी क्षमताएं हैं और कुछ नहीं। किसने सोचा होगा कि आरव में वास्तव में पूरे संप्रदाय को बदलने की शक्ति हो सकती है। अब इसके बारे में सोचते हुए वो अविश्वसनीय रूप से धन्य महसूस कर रहा था। मंच पर ईशान की इस तलवार का सामना करते हुए आरव ने उसे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने सार ऊर्जा प्रज्वलन पूरी तरह से जारी कर दिया। 9 तलवारों का रुख, 9 तलवारें एक के रूप में, 9 तलवारें एक के रूप आरव का एक शक्तिशाली हमला था। ईशान के इस आश्चर्यजनक हमले का सामना करते हुए आरव को अपना सब कुछ झोंक देना पड़ा। केवल एक चमकदार पीली तलवार की रोशनी और एक आगलाल तलवार की रोशनी को आपस में टकराते हुए देखने के लिए। धमाका, एक हिंसक विस्फोट की आवाज गूंजी। एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट फैल गया। जल्दी से चकमा दो, मंच टूटने वाला है, भीड़ में से किसी ने अचानक चिल्लाया। वास्तव में अन्य लोग पहले से ही बिना किसी आवाज के अपनी मर्जी से फैल गए थे। मंच के चारों ओर एक बड़ा नोमैंस लैंड दिखाई दिया। मंच के आसपास की रक्षा करने वाली सरणी संरचनाएं थी, जो एक मध्य चरण के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार के पूर्ण शक्ति हमले से बचाव कर सकती थी। मुख्य शिष्यों में सबसे मजबूत केवल आधे कदम क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र था। यह रक्षात्मक गठन पहले से ही पर्याप्त से अधिक था, लेकिन इन 2 लोगों के शक्तिशाली हमले पहले ही इस दायरे से कहीं आगे निकल चुके थे। मंच का रक्षात्मक गठन इस समय इंच दर इंच टूट रहा था और आखिरकार बल द्वारा विस्फोट कर दिया गया। आरव पहले से ही सार क्यूई क्षेत्र में 9 तलवारों के रुख का उपयोग करते हुए बलबंत को घायल किया था। अब जब वो पहले से ही मध्य चरण आत्मा संघनन क्षेत्र में था तो 9 तलवारों के रुख की शक्ति एक स्तर से अधिक बढ़ गई। लेकिन ईशान की तलवार की शक्ति, जिसने एक सच्चे इरादे के प्राथमिक रूप को समझ लिया था, वो कम नहीं हुई। जब ये 2 हमले आपस में टकराए तो एकमात्र तीसरे स्तर के मध्यम श्रेणी की रक्षात्मक गठन इससे कैसे बचाव कर सकता था। 2 छायाएं पीछे की ओर उड़ी जो जमीन पर भारी रूप से गिरी, लेकिन दोनों एक साथ रेंगते हुए ऊपर आए। अपने होठों के कोने पर खून के निशान पोंछते हुए उन्होंने एकमत होकर कहा, फिर से। जैसा कि उन्होंने कहा, दोनों लोगों ने एक बार फिर बिना एक शब्द कहे उसी चाल से एक दूसरे पर हमला किया। ये दोनों लोग पागल हो गए हैं, जल्दी से भागो और दूर हटो। रक्षात्मक संरचना पहले ही टूट चुकी है, हमें लड़ाई देखने के लिए और दूर जाना होगा।
नहीं तो हम ही इसका शिकार होंगे। भीड़ में तुरंत ही शोर मच गया, लेकिन आरव और ईशान ऐसे खड़े रहे जैसे आसपास कोई नहीं था। सभी लोग अभी कुछ दूर ही खाली हुए थे कि दो हमले फिर आपस में भिड़ गए। दोनों लोगों ने अब कोई आकर्षक मार्शल तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया। ये पूरी तरह से तलवार की मंशा की प्रतिस्पर्धा थी, बर्बर तरीके से ताकत का टकराव। ईशान ने जो तलवार की मंशा समझी वो स्वाभाविक रूप से आरव की तरह गहरी नहीं थी, लेकिन उसका साधना क्षेत्र आरव से कहीं अधिक ऊंचा था। एक दूसरे के पूरक के रूप में दो लोगों की तलवार चाल की शक्ति वास्तव में समान रूप से मेल खाती थी। एक और गड़गड़ाहट, एक विस्फोट फिर से बाहर आया। जब सभी लोग बहुत दूर चले गए तब भी उन्होंने उस दुर्जेय बल को अपने चेहरे के सामने से बहता हुआ महसूस किया। दोनों लोग फिर से पीछे की ओर उड़े और एक बार फिर साथ साथ रेंगते हुए ऊपर आए। हाँ, फिर से ईशान ने बहादुरी से कहा, मैं अंत तक साथ दूंगा। आरव का सामना एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से हुआ जो उसके साथ अच्छी तरह से मेल खाता था। ये लड़ाई भी उसने जी जान से लड़ी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरव ने पहले ही एसेंस एनर्जी इग्निशन को सीमा तक धकेल दिया था। उसे लग रहा था कि ट्रांसमिशन के असली इरादे को समझना अब दूर नहीं है। निस्संदेह लड़ाई ही असली इरादे को समझने का सबसे अच्छा तरीका था। धमाका, धमाका, धमाका। हर बार जब वे भिड़ते थे तो दोनों लोग एक दूसरे से बहुत दूर उड़ जाते थे, लेकिन वे तुरंत ही जिद्दी होकर रेंगते हुए ऊपर आते और फिर से आमने सामने हो जाते। क्या ये दोनों पागल हैं? उनका ऊर्जा पहले ही खत्म हो चुका है और वे अभी भी लड़ रहे हैं। हाँ, सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान के आधे कदम क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र की ताकत में भी वर्तमान में बहुत कम एसेंस एनर्जी बची है। मुझे सच में नहीं पता कि आरव अब तक कितना टिक पाया। इससे भी ज्यादा पागल करने वाली बात यह है कि वे पहले ही इस हद तक लड़ चुके हैं और उनके हमले अभी भी इतने भयंकर हैं। प्रत्येक टकराव से उत्पन्न विस्फोट पिछले टकरावों से जरा भी कम नहीं है। वे ऐसा कैसे कर रहे हैं? दो राक्षस जैसे अस्तित्व, उन्हें सामान्य ज्ञान से नहीं मापा जा सकता। दो लोगों के बीच हुई झड़प ने सभी को चौंका दिया, जब तक कि वे मुंह खोले खड़े नहीं रह गए। संप्रदाय में इस तरह की बड़ी लड़ाई शायद ही कभी देखी गई हो। यहां तक कि दो क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकारों के बीच टकराव भी इतना भयंकर नहीं होगा। ईशान अब तक केवल अपनी अपार सार ऊर्जा पर भरोसा करके टिके रहा था, लेकिन आरव अब तक टिके रहने के लिए जिस चीज पर निर्भर थे वो थी सच्चे इरादे के प्रति उनकी समझ। ये मत देखिए कि कैसे उनकी आक्रमण शक्ति वस्तुतः कम नहीं हुई, उनकी सार ऊर्जा खपत कम और कम होती गई। बस थोड़ा सा और वह दूसरे प्रकार के सच्चे इरादे को समझ सकता था। आरव अब अपनी तलवार उठाने की ताकत भी खोने वाला था। उसने ईशान की ओर देखा जो थका हुआ दूसरी तरफ था। वो उससे ज्यादा बेहतर नहीं था। ये उसके डेंटिन में सार ऊर्जा का आखिरी निशान था। बस थोड़ा सा और थोड़ा सा। मैं हार नहीं सकता। मुझे अभी भी दिव्य क्षेत्र में वापस जाना है। मैं यहां कैसे हार सकता हूं? आरव ने अपने दांत पीस लिए और सार ऊर्जा के उस आखिरी निशान को निचोड़ लिया। सार ऊर्जा प्रज्वलन। सार ऊर्जा का वह अंतिम अंश उबलते पानी की तरह ऊपर उठने लगा। इस बार सार ऊर्जा को घुमाते समय आरव को कोई ठहराव महसूस नहीं हुआ। वह सार ऊर्जा जो जलकर नष्ट हो गई थी, शुद्ध तलवार के इरादे की एक लहर में बदल गई, जो डेंटिन से मेरिडियन में प्रवेश कर गई, फिर मेरिडियन से कैंगुआ तलवार में। इस पल आरव ने अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली महसूस किया। अतीत में इस सार ऊर्जा प्रज्वलन का उपयोग करते समय सार ऊर्जा में हमेशा कुछ कमी होती थी जो खो जाती थी। आरव ने इस पूरे समय जो प्रयास किया वो इस तरह की सार ऊर्जा को परिवर्तित करना था, इसे 100% संरक्षित करना और कैंगुआ तलवार का उपयोग करके इसे मुक्त करना था। लेकिन इसे 100% करना कैसे आसान हो सकता था? हर बार जब वो ईशान से टकराता था तो आरव इस तरह की थकावट को कम से कम करने के तरीके पर उलझा रहता था। अब उसने आखिरकार ये कर दिखाया। आरव कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मेरे हमले से बचो। 9 तलवारों का रुख। एकत्र हमला। तलवार की रोशनी की 9 धारियां एक में मिल गई। उन शानदार तलवार की रोशनी ने सभी की आंखें चौंधिया दी। जब उसने आरव का ये अंतिम हमला देखा तो ईशान के दिल में ताकत से काबू न कर पाने की भावना उमड़ पड़ी। ईशान ने सार ऊर्जा के आखिरी हिस्से का इस्तेमाल आरव से भिड़ने के लिए करने की योजना बनाई, लेकिन जब उसने आरव की चाल देखी तो वो तुरंत पीछे हट गया। उसने सार ऊर्जा के आखिरी हिस्से का इस्तेमाल अपनी हरकत मार्शल तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए किया और अत्यधिक गति से चकमा देने की क्रिया की। चीख। तलवार की रोशनी
असंभव रूप से तेज थी। ईशान के निर्णय में बस एक पल लगा। जैसे ही ईशान का शरीर मूल स्थान से हटा, तलवार की रोशनी उसके कान के पास से गुजरी और बालों का एक गुच्छा गिर गई। एक सेकंड धीमा, और यह शिखर प्रतिभा, जिसने अभी अभी एक सच्चे इरादे के प्राथमिक रूप को समझा था, उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया होता। इसके बारे में बात करना धीमा था, लेकिन यह सब वास्तव में एक पल में हुआ। उस पल पहले सभी के रोंगटे खड़े हो गए और उनकी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। कई लोगों ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और यहां तक कि उनकी सांस भी अस्त व्यस्त हो गई। ये तलवार बहुत शक्तिशाली थी। अगर सीधे सामना की होती तो निश्चित मृत्यु होती। जब उन्होंने ईशान को इस तलवार से बचते देखा तो सभी ने राहत की सांस ली। ईशान ने भी राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने इस पर प्रतिक्रिया की तो उसने पाया कि उसकी पीठ पहले से ही भीग चुकी थी। यह सौभाग्य की बात थी कि उसका दिमाग पहले से ही काफी साफ था। अगर उसने जोर से यह वार झेला होता तो वो मर नहीं तो गंभीर रूप से घायल हो सकता था। लेकिन इस तरह से राहत मिलने पर ईशान ने पाया कि अब उसके पास अपनी बाहें उठाने की भी ताकत नहीं थी। उसने अपना नितंब जमीन पर पटक दिया और लगातार भारी सांसें लेने लगा। हु, तुम जीत गए, आरव, ईशान ने घरघराहट के साथ कहा। उसका माथा पसीने से लथपथ था और उसका सिर तलवार की मूठ पर टिका हुआ था। वो ऊपर देखने में असमर्थ था। बस इतना ही था कि उसके बोलने के बाद कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और वो हैरान होने से खुद को नहीं रोक सका। अपना सिर ऊपर उठाने की कोशिश करते हुए उसने पाया कि आरव इस समय क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था। वो वास्तव में एक ध्यानमग्न अवस्था में चला गया। क्या इस बंदे को कोई सफलता मिलने वाली है? आरव की हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी, लेकिन उसने सिर्फ इसके लिए ही उस अथाह तलवार को छोड़ा। समझ की आत्मज्ञान। इस समय ईशान के सच्चे इरादे के प्राथमिक रूप को समझने से जो थोड़ी बहुत आत्म प्रसन्नता थी, वो पहले से ही अस्तित्वहीन हो गई थी। आरव की समझ के सामने उसने स्वेच्छा से हार स्वीकार कर ली। उस अंतिम तलवार की शक्ति को देखकर ही उसे पता चल गया कि आरव ने कुछ उल्लेखनीय समझ लिया है। ठीक उसी समय ईशान के पीछे से एक बहुत बड़ी आवाज आई। सभी ने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन वे तब तक चौंके रहे जब तक कि वे अपने मुंह खोले नहीं रह गए। ईशान के पीछे विजय शिखर पर चट्टानी चट्टान अतुलनीय रूप से कठिन थी। वर्तमान में चट्टान का एक बड़ा हिस्सा वास्तव में धीरे धीरे नीचे खिसक गया। शांत धमाका। चट्टान का वो विशाल टुकड़ा अंततः विजय शिखर से अलग हो गया और शिखर के पीछे 100,000 फीट की खाई में गिर गया। अलग होने के बाद मुख्य शरीर पर एक गंजा धब्बा रह गया था। कट अविश्वसनीय रूप से चिकना था। ये आरव की तलवार से पहले छोड़ा गया था। आरव की तलवार ने अभी अभी वास्तव में इस चट्टान के टुकड़े को काट दिया। अभी अभी जो चट्टान का टुकड़ा गिरा था उसका वजन शायद कई हजार पाउंड था। औसत क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञों के लिए भी इसे एक झटके में काट देना असंभव है ना? मुझे लगा कि आरव द्वारा पहले छोड़ा गया स्लैश पहाड़ द्वारा अवरुद्ध हो गया होगा। कौन जानता था कि यह वास्तव में ऐसा दिव्य निशान छोड़ गया है। पहाड़ी शरीर जिसका एक बड़ा हिस्सा कट गया था, वर्तमान में विशेष रूप से चमक रहा था। ईशान ने उस समतल कट को देखा और उसके सिर में अनायास ही झुनझुनी होने लगी। अगर वो अभी उतावला होता और आरव की हरकत से टकराता तो क्या वो अभी भी यहां ठीक से खड़ा होता? यहां तक सोचते हुए ईशान का ठंडा पसीना जो अभी अभी बंद हुआ था एक बार फिर उसकी पीठ पर भीग गया। ईशा ही नहीं, संप्रदाय गुरु पुरुषोत्तम गोस्वामी और चंद्रकांत भी ये दृश्य देखकर काफी देर तक अवाक रह गए। जब वे होश में आए तो घटना के बाद वे लगातार कांप रहे थे। अगर ईशान ने अभी आखिरी समय में उस हमले को नहीं टाला होता तो नतीजा क्या होता? संप्रदाय मास्टर पुरुषोत्तम गोस्वामी ने इस बारे में सोचा। सबसे अधिक संभावना है कि सबसे अच्छा परिणाम गंभीर रूप से घायल या अपंग होना था, और सबसे बुरा संभावना यह थी कि ईशान मर जाए। इस तरह परिस्थिति गंभीर हो जाती। इसके अलावा घटना के बाद की परेशानियां उन्हें लंबे समय तक सिरदर्द देने के लिए पर्याप्त होती। भगवान की शुक्रिया, कोई क्षति नहीं हुई। आरव फिर से सफलता प्राप्त करने जा रहा है। संप्रदाय के मास्टर पुरुषोत्तम गोस्वामी सबसे पहले होश में आए। उन्होंने आरव की ओर देखा जो दूर क्रॉसलेग बैठा था और कहा, सिवाय इसके कि उन्होंने ये नहीं देखा कि बोलते समय उनकी आवाज में कुछ कांप रहा था। संप्रदाय के मास्टर पुरुषोत्तम गोस्वामी ने ऐसा कहा। चंद्रकांत आखिरकार होश में आए। उन्होंने हैरान होकर पूछा, वो अभी कुछ समय पहले ही चौथे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र में घुसा है, क्या वो फिर से टूटने वाला है?
संप्रदाय के मास्टर पुरुषोत्तम गोस्वामी ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा। वो पहले से ही एक थका हुआ बल था, फिर भी उसने इतना शक्तिशाली हमला किया। यह स्पष्ट है कि उसने अंतिम मोड़ पर कुछ समझ लिया था। हालांकि आरव ने लंबे समय तक चौथे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन उसका क्षेत्र पहले से ही बहुत मजबूत था। फिर से आगे की स्तर में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं है। चंद्रकांत का मुंह खुला, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। ये आरव वास्तव में पहले से ही अपनी कल्पना की सीमाओं को पार कर चुका था। इस अंतिम मैच को देखने वाले सैकड़ों लोग थे। अब सभी की निगाहें उस खंडहर मंच के बीच में थोड़ी पतली आकृति पर टिकी हुई थी। वास्तव में कुछ ही समय में सार ऊर्जा तूफान शुरू में शांत और शांत विजय शिखर उमड़ने लगा। सार ऊर्जा तूफान। आरव वो प्रवेश कर गया। पता चला कि क्षेत्रों को तोड़ना इतना आसान हो सकता है। मैंने सुना है कि जब वो संप्रदाय में आया था तो वो केवल दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में था। ये कितना समय हो गया है? वो फिर से आगे बढ़ रहा है। नहीं, रुको। ये सार ऊर्जा तूफान बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ 5वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को ही नहीं तोड़ रहा है। इससे पहले उसने एक साथ 2 छोटे क्षेत्रों को तोड़ दिया था। सीधे मध्य स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को तोड़ दिया था। क्या वह इस बार भी एक साथ 2 क्षेत्रों को तोड़ सकता है? 2 क्षेत्र? तुम मजाक कर रहे हो। इस सार ऊर्जा तूफान को देखो। ये 9वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को तोड़ने के लिए भी पर्याप्त है ना? ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है? हर बार जब वो टूटता था तो आरव की गतिविधियां दूसरों की तुलना में बहुत अधिक होती है, क्योंकि उसकी सफलताओं के लिए आवश्यक सार ऊर्जा वास्तव में बहुत अधिक होती है। जो गतिविधियां आरव को बहुत सामान्य लगती थी, वे अन्य लोगों की नजर में असामान्य रूप से भयावह लगती थी। उसने जो सार ऊर्जा तूफान इकट्ठा किया वो 4थे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को कई बार मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त था। कुछ ही समय में आरव ने जो सार ऊर्जा पहले ही खर्च कर दी थी वो पहले से ही पूरी तरह से भर गई थी और वो 5वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में आसानी से टूट गया। ये उसके लिए केवल सबसे कम आवश्यकता थी, लेकिन दूसरों के लिए ऐसा नहीं था। हाँ, 5वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में इतनी जल्दी टूट गया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसे बिल्कुल भी बाधा को तोड़ने का एहसास नहीं है। पहले की उस तलवार के आधार पर 5वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को तोड़ना ठीक वैसा ही है जैसे पानी बहने पर नहर बन जाती है ना? अड़चन जैसी कोई चीज सिर्फ हमें परेशान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आरव जैसे प्रतिभाशाली लोगों के लिए अड़चनें सिर्फ सजावट की चीजें हैं। सच, आरव को भूल जाइए। सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान और बाकी लोग भी शायद क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र को पहले ही तोड़ चुके होते अगर अवधारणाओं को समझना न होता, है ना? ये सच है। अवधारणाओं को समझना एक नींव रखना है। अवधारणाओं को समझने के बाद दायरे को तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। आरव ने पहले ही सच्चे इरादे को समझ लिया है, इसलिए 5वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को तोड़ना वास्तव में उसके लिए कुछ खास नहीं है। सभी की नजरों के सामने आरव 6ठे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र की ओर बढ़ने लगा। 1 घंटे के बाद आरव सफलतापूर्वक 6ठे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को तोड़ दिया। यह भी सभी की उम्मीदों के अनुरूप था। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। आरव ने पहले 9 हेवन रोड पर एक ही सांस में 3 छोटे क्षेत्रों को तोड़ दिया था। उस समय इसने ग्रेट मार्शल अकादमी में सभी को चकित कर दिया था, लेकिन अब की तुलना में वो समय कुछ भी नहीं था। आत्मा संघनन क्षेत्र में एक छोटे क्षेत्र को बढ़ाने की कठिनाई सारक्यूई क्षेत्र की तुलना में 10 गुना अधिक कठिन थी, लेकिन फिर भी आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे किया। उसके लिए कोई तथाकथित अड़चन नहीं थी। इसके अलावा वर्तमान आरव ने पहले से ही सर्वोच्च सच्चे इरादे के प्राथमिक रूप को समझ लिया था और दूसरे अग्नि की सच्चे इरादे को भी समझ लिया था। लगातार 3 छोटे क्षेत्रों को तोड़ना अब आरव के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था। किसी को यह जानना था कि अंतहीन दुनिया में अधिकांश मार्शल कलाकार अपने पूरे जीवन में कभी भी एक प्रकार के सच्चे इरादे को नहीं समझ पाएंगे। इससे यह देखा जा सकता है कि सच्चे इरादे के लिए शुरुआती बिंदु कितना ऊंचा था, लेकिन जिस तरह से दूसरों ने इसे देखा यह पूरी तरह से सच नहीं था। क्या वो पहले से ही 7वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है? क्या कोई गलती है? इस तरह छलांग लगाकर क्षेत्र में प्रवेश करना कब से संभव होने लगा है? ये कोई छोटा क्षेत्र नहीं है। आरव वो सीधे मध्य चरण के आत्मा संघनन क्षेत्र से अंतिम चरण के आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। हालांकि
वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ईशान और बाकी लोगों ने अवधारणाओं को समझने पर जोर दिया ताकि वे पूरी ताकत से आगे बढ़ सकें। लेकिन आरव जैसा बनना भी असंभव है ना? इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वे चकित थे। सामान्य सफलताओं के लिए ईशान और तुषार जैसे प्रतिभाशाली लोगों को भी शायद कई महीनों का समय लग जाता। आरव की तरह आगे बढ़ते हुए सबसे पहले इस बारे में बात न करें कि वे सार ऊर्जा तूफान से मर जाएंगे या नहीं। भले ही वे क्षेत्र में प्रवेश कर गए हों, लेकिन उन्हें इसे मजबूत करने में शायद और भी अधिक समय लगेगा। इस तरह नुकसान लाभ से अधिक है। ठीक इसी समय एक शिष्य ने संप्रदाय गुरु पुरुषोत्तम गोस्वामी को सूचना दी। संप्रदाय गुरु स्वर्गीय आकाशीय संप्रदाय से एक दूत आया है। वो विक्ट्री माउंटेन पर पहले ही पहुंच चुका है। संप्रदाय गुरु पुरुषोत्तम गोस्वामी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप लोग कहाँ थे? क्या आपको अभी भी ये सब सिखाने की जरूरत है? अन्य संप्रदायों में जाने पर अधिकांश मुख्य हॉल में मेजबान की प्रतीक्षा करते थे और शिष्य द्वारा रिपोर्ट किए जाने के बाद ही मिलते थे। जंगली तरीके से घूमने जैसा कोई तर्क नहीं था। स्वर्गीय आकाशीय संप्रदाय के दूत की हरकतें मेजबान के प्रति अत्यधिक अशिष्टता दर्शा रही थी। जब संप्रदाय गुरु पुरुषोत्तम गोस्वामी ने सुना कि स्वर्गीय आकाशीय संप्रदाय का दूत विजय शिखर पर आ चुका है, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से यह थी कि रिपोर्टिंग करने वाला शिष्य लापरवाह था और सीधे उस व्यक्ति को यहां ले आया। उस शिष्य ने दुखी होकर कहा, मैंने दूत से कहा था कि मैं संप्रदाय गुरु को रिपोर्ट करूं, तब तक मुख्य हॉल में प्रतीक्षा करें, लेकिन वो तुरंत यहां आ गया। उसने यहां तक कहा। वह हाकलने लगा। क्या कहा? इस शिष्य की हिम्मत नहीं हुई कहने की। मैंने तुमसे कहने को कहा था तो कह दो, तुम क्यों हकला रहे हो? शिष्य ने दांत पीसते हुए कहा। उन्होंने कहा कि हमारा 10 राज्य संगठन संप्रदाय दूसरे दर्जे के संप्रदायों से थोड़ा ही अधिक शक्तिशाली है और 8 महान संप्रदायों में से एक की उपाधि के योग्य ही नहीं है। स्वर्गीय आकाशीय संप्रदाय दक्षिणी क्षेत्र के महान संप्रदायों का नेता है। स्वर्गीय संप्रदाय के दूत के रूप में चारों ओर देखने से हमें 10 राज्य संगठन संप्रदाय का चेहरा मिल रहा है। मैं डर गया था, इसलिए मैं उसे सीधे यहां ले आया। बात करते समय शिष्य धर्मी आक्रोश से भर गया था। यह स्पष्ट था कि वो दबा हुआ क्रोध से भरा हुआ था। हॉल हेड चंद्रकांत ने जब यह सुना तो वो क्रोधित हो गया और बोला, स्वर्गीय आकाश संप्रदाय वास्तव में बहुत आगे बढ़ गया है। संप्रदाय गुरु, मेरे विचार से उसे सीधे बाहर निकाल दे। हमारे 10 राज्य संगठन संप्रदाय को इस तरह से भड़काने से हम जहां भी जाए नैतिक रूप से उच्च भूमि पर रहेंगे। शिष्य के चेहरे पर भी धर्मी क्रोध भरा हुआ था। वो स्पष्ट रूप से हॉल हेड चंद्रकांत की राय से बहुत सहमत था। पहले उस दूत की उच्च और शक्तिशाली उपस्थिति ने उसे लगभग उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन संप्रदाय गुरु पुरुषोत्तम गोस्वामी हॉल हेड चंद्रकांत की तरह उत्तेजित नहीं थे। उन्होंने शिष्य से कहा, क्या वह तुम्हारे साथ नहीं आया था? वो कहाँ है? ऐसा लग रहा था कि दूत ने अभी अभी चौक पर कुछ दिलचस्प देखा है, इसलिए वो रुक गया। इस शिष्य को डर था कि मैं मामले को बिगाड़ दूंगा, इसलिए मैं संप्रदाय के गुरु को रिपोर्ट करने के लिए दौड़ा। शिष्य ने कहा। संप्रदाय के गुरु पुरुषोत्तम गोस्वामी की अभिव्यक्ति पहले से ही सामान्य हो गई थी। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, आपने बहुत अच्छा किया। मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने आपके साथ अन्याय किया है। मुझे इस दूत से मिलवाए। संप्रदाय के गुरु, हम पहले ही पिछले कुछ वर्षों में आकाशीय संप्रदाय की बदमाशी से काफी पीड़ित हो चुके हैं। अब एक छोटा सा दूत भी हमारे सिर पर सवार होकर शौच करने की जैसे हिम्मत कर रहा है। हॉल प्रमुख चंद्रकांत ने आक्रोश से कहा। संप्रदाय के गुरु पुरुषोत्तम गोस्वामी ने हॉल हेड चंद्रकांत की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, यद्यपि अपमान में जीने के बजाय गौरव के साथ मरना एक महान चरित्र है, लेकिन मेरी स्थिति में मुझे संप्रदाय के भविष्य के लिए विचार करना चाहिए। चाहे वो आरव हो, तुषार हो या ईशान हो, वे सभी संप्रदाय का भविष्य है और हमारा मिशन एक पल के लिए बहादुरी दिखाना नहीं है, बल्कि इन प्रतिभाओं का विकास सुनिश्चित करना है। हॉल हेड चंद्रकांत की निगाहें दृढ़ हो गई और उन्होंने कहा, लेकिन स्वर्गीय आकाश संप्रदाय बहुत ज्यादा बदमाश है। यहां तक कि एक छोटा सा दूध भी अब हमारे सामने घूमने की हिम्मत करता है। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, हम कम से कम एक संप्रदाय के उच्च पद पर तो है। दूध के सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है ना? संप्रदाय के गुरु पुरुषोत्तम गोस्वामी का चेहरा उतर गया और उन्होंने कहा, हॉल हेड चंद्रकांत, आप बहुत भोले हैं। मार्शल आर्ट की दुनिया में हमेशा ताकतवर ही सर्वोच्च रहा है। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? सम्मान तुम्हें दूसरों से नहीं मिलता,
बल्कि तुम खुद ही इसे अपने आप को देते हो। अगर तुम और मेरे पास सोल सागर क्षेत्र की ताकत है, तो हमें उनके मूड के हिसाब से ढलने की क्या जरूरत है? अब जब हमारे संप्रदाय में कई अच्छे पौधे आ गए हैं, तो उन्हें दूसरों के हाथों से बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। संप्रदाय के मास्टर पुरुषोत्तम गोस्वामी के शब्दों ने हॉल हेड चंद्रकांत को अविश्वसनीय रूप से निराश कर दिया। मार्शल आर्ट की दुनिया में हमेशा ताकतवर ही सर्वोच्च रहा है। कमजोरों को सिर्फ खत्म किया जाता था, उनके साथ सहानुभूति नहीं की जाती थी। स्वर्गीय आकाशीय संप्रदाय शक्तिशाली था, इसलिए उनके संप्रदाय के सदस्य इतने बेलगाम होने की हिम्मत करते थे। हालांकि हॉल हेड चंद्रकांत के काम करने के तरीके से कुछ पल के लिए राहत मिल सकती थी, लेकिन इसके बाद का नतीजा बहुत गंभीर होता। एक बार जब उन्हें एक हैंडल दे दिया गया, तो स्वर्गीय आकाश संप्रदाय इसे 10 राज्य संगठन संप्रदाय के साथ एक संप्रदाय युद्ध शुरू करने के अवसर के रूप में उपयोग कर सकता है। उस स्थिति में परिणाम गंभीर होंगे। ये कोई झूठा अलार्म नहीं बजा रहा था। दिव्य आकाश संप्रदाय की जंगली महत्वाकांक्षाएं पहले से ही खुले में उजागर हो चुकी थी। संप्रदाय युद्ध शुरू होने की संभावना थी। स्वर्गीय आकाश संप्रदाय की ताकत के साथ 10 राज्य संगठन संप्रदाय को संप्रदाय के विनाश के भाग्य से बचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर 1 महान संप्रदाय और निचले स्तर के संप्रदाय के बीच असमानता वास्तव में बहुत अधिक थी। स्वर्गीय आकाश संप्रदाय में केवल सोल सागर क्षेत्र के बिजलीघरों की संख्या काफी कम थी, जबकि 10 राज्य संगठन संप्रदाय के पास केवल स्काई मेपल ही सोल सागर क्षेत्र का बिजलीघर था। ग्रैंड एल्डर स्काई मेपल तो मात्र एक कीमियागर था, उसकी युद्ध शक्ति नगण्य थी। इतनी बड़ी असमानता के साथ स्वर्गीय आकाश संप्रदाय का कुछ हद तक अहंकारी होना उचित था। एक संप्रदाय के गुरु के रूप में पुरुषोत्तम गोस्वामी समस्याओं पर विचार करते समय स्वाभाविक रूप से हॉल हेड चंद्रकांत की तरह नहीं हो सकते। उन्हें बड़ी तस्वीर पर विचार करना था। विशेष रूप से अभी लड़ाई देखने के बाद संप्रदाय मास्टर पुरुषोत्तम गोस्वामी स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के साथ आसानी से लड़ाई शुरू करने के लिए कम इच्छुक थे। जब तक आरव तेजी से बढ़ सकता था, तब तक स्वर्गीय आकाश संप्रदाय की गिनती क्या थी? इससे पहले कि पंख पूरी तरह से पंखदार हो जाएं, सहनशीलता बहुत जरूरी थी। कुछ समय पहले शिष्य ने संप्रदाय गुरु पुरुषोत्तम गोस्वामी और हॉल हेड चंद्रकांत को स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के दूत से मिलने के लिए प्रेरित किया। शिष्य ने परिचय दिया, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई बिस्वरूप, संप्रदाय गुरु पुरुषोत्तम आ गए हैं। दूत ने सांप्रदायिक मास्टर पुरुषोत्तम गोस्वामी पर एक आकस्मिक नजर डाली, लेकिन अभिवादन का जरा भी इरादा नहीं था। उसकी नजर आरव पर लौटी, जो इस समय दायरे को तोड़ रहा था। उनका घृणित व्यवहार पूरी तरह से बेनकाब हो गया था। संप्रदाय गुरु पुरुषोत्तम, क्या इतने सारे लोगों को एक छोटे से आत्मा संघनन क्षेत्र के मार्शल कलाकार की सफलता को देखने के लिए घेरने की जरूरत है? आपका 10 राज्य संगठन संप्रदाय ऐसी दुर्दशा में कब गिर गया? दूत ने आरव को देखा, जो क्रॉसलेग बैठा था। उसके शब्द उपहास से भरे हुए थे। दूत लगभग 18 या 19 साल का एक युवा व्यक्ति था, लेकिन उसके पास पहले से ही चौथे स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र की साधना थी। ऐसी उम्र, ऐसी ताकत 10 राज्य संगठन संप्रदाय में, यह बिल्कुल एक निजी शिष्य की स्थिति थी। सिवाय इसके कि उससे मिलने पर पहला वाक्य लोगों को बहुत नाखुश कर दिया। सेक्ट मास्टर पुरुषोत्तम गोस्वामी को गुस्सा नहीं आया। उन्होंने बस इस युवा दूत को देखने के लिए एक बहुत ही अजीब भाव का इस्तेमाल किया। जब दूत ने देखा कि सेक्ट मास्टर पुरुषोत्तम गोस्वामी ने बहुत देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो वो अनजाने में ही मन नाराज हो गया। जब दूत ने पलटकर सेक्ट मास्टर पुरुषोत्तम गोस्वामी के भाव देखे, तो वो अचंभित रह गया। उसने हैरानी से पूछा, क्यों? क्या मैंने गलत कहा? क्या इस आत्मा संघन क्षेत्र के साथी में कुछ खास बात है? हाँ, वास्तव में कुछ खास नहीं है। बस इतना है कि उसने अभी अभी जीत हासिल की है और लड़ाई के दौरान उसे कुछ आत्मज्ञान मिली, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाकर आगे निकल गया। इसलिए इतने सारे लोग उसे घेर कर देख रहे हैं। कॉलोनियल मास्टर पुरुषोत्तम गोस्वामी ने मुस्कुराते हुए समझाया। जब दूत ने यह सुना, तो उसके चेहरे पर तिरस्कार भरा भाव था। अगर मैंने गलत नहीं देखा है, तो लगता है कि इस लड़के ने पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। बात करते हुए उसने अपना सिर हिलाया और दयापूर्वक कहा, समय बीतने के साथ साथ तुम्हारा 10 राज्य संगठन संप्रदाय वास्तव में कम होता जा रहा है। एक छठे स्तर का आत्मा संघनन क्षेत्र का लड़का वास्तव में संप्रदाय की भव्य मुख्य शिष्य रैंकिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है। क्या मजाक है? मार्शल हॉल प्रमुख चंद्रकांत पहले तो धैर्यपूर्वक किनारे पर खड़े थे,
जब उन्होंने ऐसे शब्द सुने तो वे तुरंत आगे बढ़कर अपना आपा खोना चाहते थे, लेकिन संप्रदाय के मास्टर पुरुषस्वात्तम गोस्वामी ने उन्हें रोक लिया। क्या? मार्शल हॉल प्रमुख चंद्रकांत को मुझसे कुछ नाराजगी है। आओ आओ आओ, बस आओ, जब तक कि तुम्हें मेरे स्वामी के बदला लेने के लिए आने का डर न हो। मार्शल हॉल प्रमुख चंद्रकांत का उग्र रूप देखकर दूत को पता नहीं था कि डर किसे कहते हैं। इसके बजाय उसने अपने स्वामी को सामने लाया और उसका अहंकार और भी बढ़ गया। संप्रदाय गुरु पुरुषोत्तम गोस्वामी वास्तव में पहले से ही अपने दिल की सीमा तक क्रोधित थे, लेकिन संप्रदाय गुरु के रूप में उनके पास इस क्रोध को दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस दूत ने उन्हें और मार्शल हॉल हेड चंद्रकांत को स्पष्ट रूप से पहचाना, लेकिन वे उनसे कभी नहीं मिले थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से नहीं जानते थे उसके स्वामी कौन थे। मार्शल हॉल हेड चंद्रकांत, आप पहले हटें। मार्शल हॉल हेड चंद्रकांत ने अपने दांत पीसे, अपनी आस्तीनें झटकी और चला गया। मार्शल हॉल हेड चंद्रकांत को जाते देख संप्रदाय के मास्टर पुरुषोत्तम गोस्वामी ने पीछे मुड़कर पूछा, तुम्हारा मास्टर कौन है? जब दूत ने देखा कि सांप्रदायिक गुरु पुरुषोत्तम गोस्वामी में पाद निकालने की भी हिम्मत नहीं है, तो वो गुप्त रूप से स्वयं पर और भी अधिक प्रसन्न हो गया। उसका वह सिर तब तक उठा रहा था जब तक कि वो आसमान छूने वाला नहीं था। बिस्वारूप ने गर्व से कहा, मेरे गुरु बड़े सुखदेव हैं, मैं गुरु का निजी शिष्य हूं। बिस्वरप। महासभा के गुरु पुरुषोत्तम गोस्वामी स्वाभाविक रूप से किसी कनिष्ठ के सामने खुद को मूर्ख नहीं बनाते, लेकिन वे अपने दिल में चिंतित थे। बेशक वे इस बड़े सुखदेव को जानते थे। वे आकाशीय संप्रदाय के महान बुजुर्गों में से एक थे, एक सोल सागर क्षेत्र की शक्ति। इस तरह से तौलते हुए ये बदमाश उसी पीढ़ी का था। कोई आश्चर्य नहीं कि इस बदमाश ने इतना अहंकारी होने की हिम्मत की। पता चला कि वास्तव में उसके पास ऐसा समर्थन था। अपने दिल में दुख को दबाते हुए संप्रदाय गुरु पुरुषोत्तम गोस्वामी ने पूछा, आपके सम्मानित संप्रदाय ने आपको यहां किस लिए भेजा है? प्रियांशु ने कहा, बेशक ये किसी अच्छे काम के लिए है, लेकिन इस मामले को बाद में देखूंगा। अभी मुझे अचानक प्रेरणा मिली है और ऐसा लग रहा है कि मैं अभी ही दायरे को तोड़ने वाला हूं। ये जगह काफी अच्छी है, मैं यहां से गुजरने जा रहा हूं। बात समाप्त करते हुए संप्रदाय गुरु पुरुषोत्तम गोस्वामी के सहमत होने की प्रतीक्षा किए बिना वो एक झटके के साथ आरव के चला गया। संप्रदाय स्वामी पुरुषोत्तम गोस्वामी की अभिव्यक्ति बदल गई। इसे रोकने का प्रयास करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। बिस्वरप की सार ऊर्जा तूफान पहले ही इकट्ठा होना शुरू हो गया था। 2 सार ऊर्जा तूफान बहुत तेजी से एक साथ एकत्रित हो गए। यदि संप्रदाय के मास्टर पुरुषोत्तम गोस्वामी ने बिस्वरप की सफलता को बाधित करने के लिए कोई कदम उठाया, तो ये निश्चित रूप से आरव की सफलता को भी बाधित करेगा। संप्रदाय के स्वामी पुरुषोत्तम गोस्वामी ने घृणा से अपने दांत पीस लिए। ऐसा लगता है कि इस बिस्वरप को एल्डर सुखदेव ने खराब कर दिया था। चीजें करते समय वो वास्तव में बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति वाला था। ये प्रियंशु कैसे टूटने वाला था? ये स्पष्ट रूप से वो 10 राज्य संगठन संप्रदाय के चेहरे पर प्रहार करना चाहता था। ये प्रियंशु चौथे स्तर के क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र की ताकत पर था। अब वो 5वें स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहा था, लेकिन आरव केवल 7वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था। वो प्रियांशु से कैसे तुलना कर सकता था? यदि आरव चौथे स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकार के बगल से प्रवेश करता है, तो सार ऊर्जा तूफान की गति निश्चित रूप से साफ साफ भस्म हो जाएगी। बिस्वरूप के मन में दुष्ट विचार थे। वह आरव को उसी समय खुद को तोड़कर उसकी सफलता में विफल बनाना चाहता था। एक बार आरव अपनी सफलता में विफल हो गया तो 10 राज्य संगठन संत पूरी तरह से अपना चेहरा खो देगा। इसके अलावा इस बार सफलता में विफल होने से निश्चित रूप से आरव पर बहुत बड़ी छाया पड़ेगी। फिर से सफलता प्राप्त करना अब इतना आसान नहीं होगा। बिस्वारूप स्पष्टतः एक चतुर व्यक्ति था। हालांकि संप्रदाय के गुरु पुरुषोत्तम गोस्वामी ने पहले अस्पष्ट रूप से बात की थी। उसने ये भी अनुमान लगाया कि आरव के कुछ पहलू दूसरों से बेहतर है। इसके अलावा 6ठे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र की ताकत के साथ भव्य प्रतियोगिता में नंबर 1 प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए भले ही वो 10 राज्य संगठन समुदाय में उत्तराधिकारियों की कमी थी या नहीं, आरव के पास निर्विवाद रूप से कुछ अच्छी प्रतिभा की संभावनाएं थी। सार्वजनिक रूप से 10 राज्य संगठन संप्रदाय का चेहरा मिटाना और 10 राज्य संगठन संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्य को भी बर्बाद करना, और यहां तक कि स्वर्गीय आकाश संप्रदाय की प्रसिद्धि भी फैलाना,
ये सचमुच एक तीर से 3 पक्षियों को मारने जैसा था। जब सांप्रदायिक गुरु पुरुषोत्तम गोस्वामी ने यहां तक सोचा तो वे इतने क्रोधित हुए कि उनका रंग हरा हो गया, लेकिन वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। विश्वरूप अहंकारी हो सकते हैं, लेकिन उनके पास वास्तव में अहंकारी होने की पूंजी भी थी। सार ऊर्जा तूफान को आकस्मिक रूप से एकत्र किया गया था। ये उतावलापन उनकी ताकत दिखाने के लिए काफी था। जब मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उनमें से कौन पर्याप्त तैयारी नहीं करेगा? विश्वरूप ने मौके पर ही ऐसा किया। जाहिर है वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। यह भी कहना था कि 5वें स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करना विश्वरूप के लिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं माना जाता था। 10 राज्य संगठन के युवा पीढ़ी के बीच ऐसी हिम्मत बस किसी और की नहीं थी। अंत में सेक्ट मास्टर पुरुषोत्तम गोस्वामी ने एक आह भरी। अब इस तरह की स्थिति में आरव केवल खुद पर भरोसा कर सकता था, या शायद आरव एक चमत्कार कर सकता था। अगर ये कोई और व्यक्ति होता तो सेक्ट मास्टर पुरुषोत्तम गोस्वामी वास्तव में इसे रोकने के लिए आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आरव को सामान्य ज्ञान से कभी नहीं मापा जा सकता था। कुछ चीजें जो दूसरों के साथ कभी नहीं होती, आरव के साथ हो सकता है। आखिरकार दक्षिणी डोमेन में कोई भी मार्शल आर्टिस्ट ऐसा नहीं था जो सच्चे इरादे को समझ सके। आरव एकमात्र व्यक्ति था। देखते ही देखते पूरे प्लाजा में तूफान आ गया। दोनों सार ऊर्जा तूफान आसमान तक पहुंच गए और आपस में मिल गए। शुरू में आरव का सार ऊर्जा तूफान पहले से ही बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था, लेकिन विश्वरूप का सार ऊर्जा तूफान एक स्तर से भी ज्यादा शक्तिशाली था। विश्वरूप एक क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार था। जब वो आगे बढ़ रहा था तो हंगामा स्पष्ट रूप से अलग था। अचानक एक साथी के आगे आने से दर्शकों स्वाभाविक रूप से अपनी आंखों के लिए दावत मिल गई। ये व्यक्ति कौन है? मैंने कभी नहीं सुना कि हमारे पास इतना वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई था। ये व्यक्ति क्या करने की कोशिश कर रहा है? अगर वो आगे बढ़ना चाहता है और एकांत में जाने के लिए जगह नहीं ढूंढना चाहता है तो उसे आरव के साथ क्यों उलझना पड़ रहा है? स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। ये व्यक्ति एक क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार है। उसने जो सार ऊर्जा तूफान बनाया है वो बहुत शक्तिशाली है। सार ऊर्जा तूफान मूल रूप से अपने स्वयं के उपयोग के लिए आसपास की सार ऊर्जा को लूटने के लिए उपयोग किया जाता है। उसने जो सार ऊर्जा तूफान बनाया है वो पहले से ही आरव को ऊर्जा लूटना शुरू कर रहा है। आरव खतरे में है। अगर उसका सार ऊर्जा तूफान लूट लिया जाता है तो 7वें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र में घुसने की उसकी उम्मीद टूट जाएगी। यहां तक कि साधना क्षेत्र में आगे आधने का खतरा भी हो सकता है। गिर रहा है। ये किस तरह का रहस्यमय व्यक्ति है? इतनी शक्तिशाली आभा। एक 4थे स्तर के क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र के मार्शल कलाकार की सफलता में वास्तव में इतनी बड़ी हलचल है। बहुत से लोग आरव के लिए चिंता करने लगे। एक अजनबी की तुलना में हर कोई स्वाभाविक रूप से आरव के सफल होने की उम्मीद कर रहा था। सिवाय सभी को लगा कि आरव की तरफ से सार ऊर्जा का तूफान लगातार कमजोर होता जा रहा था। आरव की सफलता भी एक अनिश्चित स्थिति में आ गई, जैसे कि किसी भी समय रुक सकता है। यदि आरव और विश्वरूप सर्वोच्च सच्चे इरादे से प्रतिस्पर्धा करते तो ये 10 राज्य संगठन के समिति शिक्षक उसके लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। आरव ने सच्चे इरादे को समझ लिया था। भूल जाइए कि विश्वरूप अभी क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र में था। भले ही वो सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में होता या यहां तक कि सोल सागर क्षेत्र में होता, उन्हें नहीं लगता था कि विश्वरूप जीत सकता है। लेकिन वे वर्तमान में साधना क्षेत्रों को तोड़ रहे थे, सार ऊर्जा को जब्त कर रहे थे। इस तरह आरव का असली इरादा बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। इसके बजाय उसका साधना क्षेत्र उसका सबसे बड़ा नुकसान बन गया। एक आत्मा संगठन क्षेत्र मार्शल कलाकार संभवतः सार ऊर्जा को लूटने में एक क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार का मुकाबला कैसे कर सकता है? तो क्या होने वाला है आगे? ये विश्वरूप क्या करना चाहता है? उसकी हरकत से क्या आरव को कुछ नुकसान होगा? ये देखकर क्या संप्रदाय गुरु कुछ नहीं करेंगे? अगर सब कुछ सही रहा तो क्या आरव का ऊर्जा स्तर सिर्फ आत्मा संघनन क्षेत्र की 7वें स्तर में अटक जाएगा या 1 और 2 क्षेत्र और बढ़ जाएगा? क्या लगता है आपको? ये सारे सवालों के उत्तर जानने के लिए सुनते रहिए आरव रिबॉर्न फॉर रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ हिंदी स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर।